ओके चलिए फिर मार्केट के लिए बहुत ख़राब दिन हर्षदा विरोर में रहेंगे आपके साथ। और आखिरी का 1.5 घंटा क्या मार्केट के लिए कुछ रिकवरी लेकर आएगा, कुछ साइंस फिर बन रहे हैं एक बार। वैसे आज सुबह 11 बजे मुझे वो एक्सपेक्टेशन थी और वो जब रिकवरी आई उस समय तो एक बार लगा हर्षदा कि शायद मार्केट में कुछ हद तक शायद बॉटम बन रहा है। लेकिन बहुत ख़राब दिन आज मार्केट के लिए। आज लिटरली हाहाकार मचा है मार्केट में, क्योंकि आज की जो पेन है, अब तक लार्ज कैप स्पेसिफिक थी, आज की जो पेन है वो स्पेसिफिक टू मिड कैप और स्मॉल कैप है। देखिए लार्ज कैप बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, 1% को कोई बहुत ज़्यादा गिरना नहीं कह सकते, लेकिन मिड कैप इंडेक्स 2%, स्मॉल कैप इंडेक्स 3%। मेरा ये मानना है कि अब हम एक बॉटम फॉर्मेशन के फेज़ में, अब इस फेज़ में आप कहाँ पर एग्जैक्टली बॉटम आउट होंगे ये कोई नहीं बता पाएगा। आज या कल एब्सोल्यूट प्राइस डैमेज जो मुझे लग रहा है, एब्सोल्यूट प्राइस डैमेज का जो बॉटम है वो आज या कल में लगना चाहिए। उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन ले, थोड़ा सा और आपको तंग करे, थोड़ा सा थकाए। इसका मतलब ये नहीं कि बस आज या कल का जो लो बना वही बॉटम होगा। उसके बाद भी मार्केट कई बार थोड़ा सा और 100-200 पॉइंट नीचे का मूव बना सकता है, लेकिन वो जो पैनिक वाले जो लेवल्स आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है आज या कल में शायद उसमें बॉटम लगेगा। लेकिन कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में ना ले, इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अनुज, जब हम 11 बजे चर्चा कर रहे थे, जब 24,800 टूटा था, तब आपने मेंशन किया था तो 24,750 क्रूशल है, उसको भी ब्रीच किया है हमने इंट्राडे के लिए। तो फिर अब स्थिति क्या लग रही है? क्या अभी भी वर्डिक्ट तेजी या हौसले की तरफ है, या फिर अब ये मामला धीरे धीरे करके मंदी की तरफ फिसलने लगा है? क्या उसका डर अब बढ़ने लगा है आज जो क्रूशल लेवल ब्रीच हुआ? देखिए अब मंदी या तेज़ी किस कॉन्टेक्स्ट में देखी जाए ये ज़रूरी है। जैसे आज मैं सुबह एक सवाल कर रहा था, अगर आप मुझे पूछेंगे कि निफ्टी पहले 24,000 लगाएगा या पहले 26,000 लगाएगा तो उसमें तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि निफ्टी 15,000 जाएगा या निफ्टी 35,000 जाएगा तो मैं कहूँगा 90% प्रोबेबिलिटी 35,000 जाएगा। अगर आप कहेंगे कि निफ्टी 10,000 जाएगा या निफ्टी 60,000 जाएगा, मैं कहूँगा 95% प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी 60,000 वहाँ पर जाएगा। तो वो ना आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या है, सबके पास कैपिटल लिमिटेड है और अब ये कहना बहुत आसान होता है कि और ले लीजिए और ले लीजिए, कैपिटल भी तो लिमिटेड है ना, कितना ले लेगा। ज़्यादातर लोग तो फुल इन्वेस्टेड रहते हैं। देखिए पहले तो अगर आप एक ट्रेडर है ना, तो मैं एक चीज़ क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आज आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए था पैसा ना बनाने का। क्योंकि ट्रेडर्स ने अगर स्क्रीन को रिस्पेक्ट करा है, फ्राइडे को मार्केट ने चिल्ला चिल्ला के आपको साइन दे दिया था कि ये अगर रैली मिले तो उसको बेच दीजिए, गैप अप मिले उसको बेच दीजिए। इस मार्केट में बॉटम तब तक नहीं बनेगा जब तक आप गैप अप लाते रहेंगे। गैप अप आएगा, सेलर आ जाएगा। अब देखिए कल मुझे लगता है कि शायद गैप अप ना मिले मार्केट को इसकी वजह से। तो इसके लिए ट्रेडर्स को आप रिस्पेक्ट करना है। हमेशा बुल बनने का फ़ायदा नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि हाँ वो टारगेट था, वो है अभी भी रहेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बीच में मार्केट करेक्ट नहीं हो सकता। आप कभी भी ट्रैकिंग करते हैं, कई बार आपको पहले 2-3 स्टेप नीचे आना पड़ता है, थोड़ी एनर्जी लेनी पड़ती है, उसके बाद वापस आपको ट्रैकिंग करनी होती है। तो हमेशा लाइफ में चीज़ें जो है ना वन लीनियर मैनर में सिर्फ आपको एफडी में रिटर्न मिलेंगे, मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए शॉर्ट में अगर पैसा बन रहा है तो बनाइए ना, क्या तकलीफ है। आज फॉर एग्जांपल सुबह सुबह जो मेरी अप्रोच थी उसमें सबसे पहली ट्रेड ये थी कि पहली ट्रेड होगी जहां मार्केट खुले, वहां पर जहां फेलियर मिले वहां सेल करिए और एक 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उस ट्रेड में आपने भारी पैसा बनाया होगा। वो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने मार्केट के टेक्सचर को रिस्पेक्ट करा। मार्केट का टेक्सचर इस समय है सेल का, इंट्राडे में सेल का टेक्सचर है, तो उसको आप रिस्पेक्ट करें। शॉर्ट में पैसा बन रहा, बनाइए, क्या दिक्कत है। पोजिशनल लॉन्ग लेने में कोई जल्दीबाजी ना करें, भले यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर लेना पड़े, मैं फिर कह रहा हूँ भले ही 25-200 पे लेना पड़े, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत करें। इन्वेस्टर की जहाँ तक बात है, मैं सबसे पहले डिस्क्लोजर दे देता हूँ और डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मैंने आज खुद अपना पैसा निफ्टी ETF में डाला है, क्योंकि मैं तो खैर ETF में और निफ्टी में काफ़ी इन्वेस्ट करता हूँ और मेरा तो लार्जेस्ट पैसा इसी में, क्योंकि बॉटम तक कोई कर नहीं पाएगा। और यहाँ से हर 200 पॉइंट की निफ्टी के डिक्लाइन पर थोड़ा थोड़ा ऐड करने की कोशिश करें। अच्छी क्वालिटी के शेयर ना बेचें और ख़राब क्वालिटी के शेयरों से बिल्कुल दूर रहें। उसका एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार फिर से आप स्क्रीन पर रखिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स को। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि मार्केट में लोग कर क्या रहे हैं इस समय। देखिए आज भी भारती एयरटेल डे हाई पर है, 1% ऊपर है और इस समय, और वोडाफोन आइडिया डे लो पर है। तो इतना कुछ होने के बाद भी इस मार्केट में भी अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको क्रॉस कॉम्बिनेशन में रख देंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा कि कहाँ पर स्क्रीन पर भारती है ग्रीन में और कहाँ पर स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया है जो कि एकदम डे लो पर आकर खड़ा हो गया है।
वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मार्केट से डे लो अनुज। जहाँ तक एवरेजेस का सवाल है, प्लेसमेंट का सवाल है, हमने आज कॉल आइटर्स के जोन को तो स्ट्राइक नहीं किया एक बार भी, बट अब लेवल्स टू वॉच ऑन द डाउन साइड रहेंगे क्या? मान लीजिए अगर मैं शॉर्ट भी हूँ तो कौन से लेवल्स अब टारगेट करने चाहिए या फिर कौन से लेवल रिकवरी दे सकते हैं? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है कि जो आज सुबह की हमारी कमेंट्री में भी जो बिग लेवल टू डिफेंड 24,700 750 जो 11 बजे मेंशन किया था, अभी भी हम उसको डिफेंड कर रहे हैं 24,700 से 24,750। 24,700 के ऊपर अगर हम हैं तो एक होप रहेगी। क्लोज जरूरी है, 24,700 के नीचे अगर क्लोज आई तो एक बार आपको 24,500 भी दिख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और जहाँ तक रैली की बात है वीरू, 24,900 के ऊपर निकलेंगे तभी कोई रैली सस्टेनेबल होगी। आज भी देखिए आज के हाई को भूल जाइए, वो तो एक फेक हाई था, वो लगा, उसके बाद मार्केट लगातार गिरता गया। जब रिकवरी आई तो कहाँ पर रुकी? वो आकर रुकी एग्जैक्टली करीब 24,950 के आसपास। तो 24,950 24,960 के आसपास का जोन है जिसको क्रॉस करना है और उसके ऊपर टिकना है, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। लेकिन वीरू, जो ज़्यादा प्रिकेरियसली प्लेस्ड है वो है बैंक निफ्टी, क्योंकि आज एक्सपेक्टेशन थी कि बैंक निफ्टी आज शायद थोड़ा सा फिर भी रिकवरी दिखा दे, क्योंकि एक दो अपडेट अच्छे आए थे, प्लस बैंक निफ्टी उस क्रूशियल 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब था। आज बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। 51,000 के ऊपर बंद होना ज़रूरी है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए 51,000 के ऊपर बंद, क्योंकि अगर 50,800 के नीचे अगर आप बंद हुए तो 50,000 का डोर ओपन होता है बैंक निफ्टी में। तो मैं फिर से कह रहा हूँ एक बात कि इस समय अपनी अप्रोच को इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग रखिए। और एक चीज़ वीरू, कल से चाइनीज़ मार्केट खुल रही है, ठीक है। अब तक क्या बात हो रही थी कि चलो खुशी है कि चाइना मार्केट बंद है तो कम से कम वो जो पैसा है वो हमारे यहाँ से निकलेगा नहीं, वो चाइना में नहीं जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो एक फैलेसी थी, क्योंकि जिसको पैसा निकालना है और अगर चाइना में डालना भी है तो वो कैश तो रेज करेगा, तो वो तो हो चुका है। कल से पता चल जाएगा, क्योंकि आज सुबह मैं एक बहुत अच्छा ब्लॉग पढ़ रहा था कि हम लोग शायद ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं जो चाइना जो करने वाला है। देखिए, एक होती है इकोनॉमी की इनहेरेंट स्ट्रेंथ और एक होती है आप उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो वो कैसे, जैसे अब पेशेंट अगर वेंटिलेटर पर है तो वो जब तक आप उसको वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे तब तक ठीक है, वरना फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इस समय क्या चाइना में वाकई इनहेरेंट स्ट्रेंथ है? क्या ये सस्टेन करेगी? क्या वो पैसा वाकई वहाँ जाएगा? वहाँ पर पहले भी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि फॉल स्टार्ट्स हुए हैं और अगर वो नहीं हुआ तो वही पैसा घूमकर वापस भी आएगा। तो एक टेस्ट है। जो भी है, मेरे कहने का एक मतलब ये है कि हम इस समय ना एक बॉटम के काफ़ी करीब हैं। यहाँ पर अगर आप एक एज इन्वेस्टर सोचेंगे और अच्छी क्वालिटी के शेयर बाय करने की कोशिश करेंगे, 6 महीने बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वो जो अप्रोच थी वो ठीक रही थी। बाकी वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या क्या आपने स्पॉट किया? मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। बस अच्छी बात यह है कि इस बाज़ार में अभी भी मतलब आईटी बहुत स्ट्रांगली हायर लेवल्स पे अपने आप को कमांड कर रहा है। कोफोर्ज मिड कैप आईटी में 7251 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में अभी भी ट्रेड कर रहा है, नॉट एक्जैक्टली डे हाई, उससे 10-12 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक है आईटी में ही एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। कंसिडर इस बात को इसलिए कीजिएगा कि यहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ रहा है। तो आईटी में अब दो प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। जो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो भी अब ऑल टाइम हाई पे सस्टेन कर रहे हैं। और जो बेस से बाहर निकल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहे हैं। और तीसरा स्टॉक मैं कंसिडर करना चाहूँगा और वो है आईटी में ही, एक बार जरा प्लीज़ आपकी स्क्रीन पर रखिएगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली डे हाई बट 193180 पे इन्फोसिस ऑलमोस्ट 3 सितंबर से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को स्ट्राइक करता हुआ, मैं शुक्रवार की भाव कॉपी भी रीड कर रहा था, 1900 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी, 1880 पे पुट राइटिंग थी, सारे एवरेजेस के ऊपर, और अभी भी ये शुक्रवार की हाइस को टेस्ट कर रहा है। तो अनुज, कन्विक्शन अगर कहीं किसी स्पेस पे है, चार्टिकली ऑप्शन स्टैट्स के मुताबिक, फ्यूचर स्टैट्स के मुताबिक, इट्स कम्प्लीटली आईटी, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, सब में हर्षता। वीरू, क्लियरली कुछ है सपोर्ट के फैक्टर्स, कुछ और मार्केट को नर्वस करने वाले हैं। फटाफट से वो ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे जानकारों के साथ। तो आज स्क्रीन जो है थोड़ी सी लाल है और आप देखिए क्या ड्रैग कर रहा है। एनटीपीसी, अदानी पोर्ट, ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर ज़्यादा बिकवाली का दबाव, 2.5 से 4, 3.5% का नुकसान। वोडाफोन आइडिया, जिसका हम जिक्र हेडलाइन में भी कर रहे थे, उसमें मेजर कट्स आते हुए जीएमआर एयरपोर्ट, टाटा पावर, हिंदुस्तान कॉपर, ये दूसरे
आज के विकेट्स हैं जो गिरे हैं, गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सपोर्ट आया है भारती एयरटेल से, बजाज फाइनेंस से, आईटीसी और सिप्ला जैसे काउंटर्स में भी मामूली बढ़त है। लेकिन ये कुछ आप कह सकते हैं सूत्रधार हैं जो मार्केट को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं। मिड कैप साइड पर भी एओ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने नंबर्स के बल पर और आईटी का प्ले, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे अपनी कमेंट्री में, इन्फोसिस का जिक्र कर रहे थे। आप देखिए एलटीआई माइंडट्री, आप देखिए परसिस्टेंट, एम्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस आई है। याद रखिएगा इसी हफ्ते से वो आईटी कंपनियों के रिजल्ट सीजन का आगाज होगा टीसीएस के नंबर्स के साथ। ऐसे में आपकी रणनीति क्या हो इस तरह के दिन में, हमारे साथ फंडामेंटल नजरिया देने के लिए एसएमआईएफएस के शरद अवस्थी हैं, टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अमित सेठ और कविता जैन साथ देंगी। 2:20 पर यतिन आपको बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर सामने पेश करेंगे। Q2 अपडेट से क्या देखा जाए, खासतौर से डिपॉजिट को लेकर क्या स्थिति बेहतर होने लग रही है या नहीं। फिर 2:30 बजे कंचन आपको बताएंगी कि ओला स्कूटर को लेकर भावेश अग्रवाल से क्यों भिड़े हैं कुणाल कामरा, और वो पूरा मसला सोशल मीडिया पर कल काफ़ी प्ले आउट हो चुका है, लेकिन हुआ क्या और स्टॉक का क्या हाल है उस पर एक नज़र डालेंगे। सोनल भुत्रा हमारे साथ जुड़ने वाली है। केमिकल इंडस्ट्री में एंटी डंपिंग की जांच, एक बार डंपिंग की जांच हो रही है और एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने की कवायद भी छिड़ गई है। तो किन स्टॉक्स को आपको रेडार पर रखना चाहिए, इस पर एक अपडेट लेकर आएंगे। फिर 2:45 पर असीम आपको बताएंगे वोडाफोन आइडिया में आज के क्या नए लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ कोटक महिंद्रा एएमसी के सीआईओ इक्विटी हर्षा उपाध्याय जुड़ेंगे। 3 बजे यतिन को दोबारा जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के साथ। फिर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके चलिए फिर अच्छा एक बार पैनल के पास जाएं, इससे पहले थोड़ा टीजर दिया ही हमने आपको। एक बार ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस लेकर आइए, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आज का जो प्राइस मूव आया उसका हर्षता, अब देखिए आप 7 डे में -8.6%, 1 मंथ में -16.9%। सही थी वो प्लेट, उसको रखिए एक बार वापस। लेकिन जो उसके बाद अगली प्लेट थी 3 मंथ वाली प्लेट जो थी वो ठीक थी, उसको रखिए, उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, उसमें आपको 0.00 दिखाई देगा। उसका रीज़न ये है कि लिस्टिंग वाले दिन लिस्ट भले ही 76 पे हुआ था, लेकिन लिस्टिंग हुई, क्लोज हुआ था 91.2 पर। करेक्ट। 9 अगस्त का दिन था वो, 9 अगस्त को उसकी वो क्लोज हुई थी 91.07 पर, और आज स्टॉक आ गया है अब 91 पर। मतलब क्लोज टू क्लोज बेसिस पर अब ये स्टॉक 0 रिटर्न दे रहा है। और इसमें एक चीज़ है, जब ये लिस्ट हुआ था बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें कही थी, लेकिन कई स्मार्ट लोगों ने लिया था 76 पर। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इसको 120, 125, 130 पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा पंप किया था ना, मतलब वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था। कुछ लोगों ने तो 140 पर भी बोला था कि बाय कर लीजिए। अब उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है भाई, 91 पर आ गया स्टॉक। खैर इस पर बात करेंगे कुछ देर में, लेकिन अभी हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए आपकी ट्रेड। एक्चुअली एग्रेसिव कॉल है, बहुत ही एग्रेसिव कॉल है। वो है कोफोर्ज, आईटी में सेफ्टी मार्जिन और लॉन्ग साइड ट्रेड करा है 7240, स्टॉप होगा 7200, करीब 40 रुपीज का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 7400 पे। कोफोर्ज आज के मार्केट में भी ठीक नजर आता है। कोफोर्ज इनफैक्ट ये आईटी कंपनियों का अच्छा सहारा मिला है। 7400 के लिए गाबा जी कह रहे हैं थोड़ा सा सेफ खेलेंगे। कॉन्ट्रा साइड पर बाय साइड का ट्रेड है। मानस बताइए, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए मंदी करेंगे और आईएक्स पे अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे आईएक्स में, और ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे हो रहा था। आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जो कंसोलिडेशन जोन थी उसके लोअर बैंड को आईएक्स ने ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ से 10-12 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो आईएक्स के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, 206 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 190 रुपए के टारगेट सेट करेंगे आईएक्स के फ्यूचर में। अगर चाहे तो 200 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7.50 रुपए के आसपास 200 वाला पुट ऑप्शन चल रहा है। 4.90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 13 रुपए की टारगेट। ओके तो यहाँ पे आपका आईएक्स पे, और आईएक्स में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है हायर लेवल से आज। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। Very good afternoon, Viren, and good afternoon, everyone.
वीरेंद्र देखिए निफ्टी में 24,750 हिट किया और वहां से मुझे लगता है थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए। दैट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट। सो उसके चलते मुझे लगता है आईटी में लॉन्ग करेंगे तो उसमें सबसे बढ़िया जो चार्ट है वो है इन्फोसिस का। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ बिग ब्रेकआउट। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट मिलेगा तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट का मूव मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर हम स्विंग करेंगे तो 1960 1970 ये स्विंग का टारगेट होगा। तो इन्फोसिस फ्यूचर बाय करें 1910 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अब अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। अमित जी, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगी दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट लगभग 2775 के आसपास फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और अपना स्विंग लो भी ब्रेक किया है। स्टॉक में काफी प्रेशर और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी काफी नेगेटिव है इसके। तो फ्यूचर्स में इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 2800 और टारगेट्स रहेंगे 2730 एंड 2700 के। 2730 2700 की तरफ स्लिप होता हुआ तो शॉर्ट साइड का ये ट्रेड आ रहा है। कविता जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड है? वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल शॉर्ट साइड ही होगा और बैंकिंग से मुझे लगता है इंडसइंड बैंक पर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और ये अपने प्रीवियस लो को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है। 1349 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1370। आप इंडसइंड बैंक पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1300-1295। एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया। ओके, तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक सेल और डीएलओ की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ अमित जी के पास चलते हैं। अच्छा नहीं सॉरी, आज के फंडामेंटल एनालिस्ट के पास चलते हैं। आज शरद अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और एक्सट्रीम पेन और 24,762 डे लो पर आके ट्रेड करते हुए बैंक्स, सिर्फ एक आईटी बहुत एक सिक्योर्ड स्पेस है इस बाजार में। आपका व्यू क्या है? आप क्या चेज कर रहे हैं इस प्राइस पे? क्या सूटेबल लग रहा है और कितना डाउन साइड आप और देख रहे हैं इसमें? देखिए मेरा ये मानना है कि मेजर पोर्शन ऑफ डाउनसाइड शायद पूरा हो चुका है। जो एक नीजर रिएक्शन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आई है, मेरे हिसाब से वो ज्यादातर चीजों को फैक्टर इन कर रही है। ऊपर से कितना 1200-1300 पॉइंट हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं फ्रंटलाइन इंडाइसेस पे 1500 पॉइंट के आसपास। तो मुझे लगता है लार्ज पार्ट ऑफ करेक्शन ओवर है। एटलीस्ट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डाल रहे हैं तो मेरे हिसाब से अभी भी एक ईयर एंड रैली हम फोरसी कर रहे हैं। तो यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड आपको मिलनी चाहिए अगले 3-4 महीनों में और वो ग्लोबल रैली के संग सिंक में होनी चाहिए। और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट्स का मूड माहौल और क्लियर होता है, पहले राउंड हमने देख लिया है, आने वाले 2-3 महीनों में वो और कट्स आते हैं, तो मुझे लगता है जो इमर्जिंग मार्केट फ्लोज हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जैसा अभी अनुज भी बोल रहे थे कि चाइना वाला जो डाइवर्जन है वो फॉल स्टार्ट है कि रियल स्टार्ट है। मैं चांस लूंगा कि वो एक फॉल स्टार्ट ही है, क्योंकि जो ब्रॉडर इकोनॉमी में उनकी पेन है वो काफी डीप रूटेड है, तो उसको इतनी आसानी से रिकवर करना संभव नहीं होगा। तो फंड फ्लो मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहेंगे, इंटरनेशनल फ्लोज भी पॉजिटिव रहेंगे जैसे जैसे जियोपॉलिटिक्स थोड़ी सुधरती है और इंटरेस्ट रेट कट्स आता है। और यहाँ मेरे हिसाब से लगभग एक टेम्पोररी बॉटम शायद हमने बना लिया है, या हो सकता है एक आध दिन में बन जाए। बहुत ज्यादा डाउनसाइड यहाँ से मैं इमीडिएटली नहीं देख रहा हूँ। एक स्मार्ट पुल बैक तो आना चाहिए, फिर उसके बाद जैसा ग्लोबल सेंटिमेंट रहता है उससे और आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। कॉल के हिसाब से चूंकि बैंक्स में अच्छी खासी करेक्शन आई है, तो मुझे लगता है बंधन बैंक की जो क्वार्टरली अपडेट जितनी आई है उससे भी हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट लग रहा है। और आने वाले समय में भी हमें लगता है जिस तरीके से बैंक अपनी माइक्रो फाइनेंस बुक और एमएसएमई बुक में डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, प्लस लैब की बुक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाकी जो ईस्ट के अलावा जो बाकी एरियाज में उनकी ब्रांचेस हैं वहां पे जो एक्सपेंशन बिजनेस का कर रहे हैं उसका फायदा उनको आने वाले समय में मिलना चाहिए। रेट्स कम होने की वजह से ट्रेजरी इनकम भी सपोर्टिव होनी चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि बंधन बैंक एक स्ट्रॉन्ग काउंटर होना चाहिए आने वाले समय में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग के लिए। अभी लगभग 1.5 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। अगले 1.5-2 साल मेरे हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे आने चाहिए। 1 साल में 25-30 रुपए जैसी बुक वैल्यू में अक्रेशन होनी चाहिए। 2 का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है जैसे जैसे अगले क्वार्टर्स में ये इंप्रूवमेंट विजिबल होती है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि बंधन बैंक में एक स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होगी। और अगर 2 के प्राइस टू बुक पे भी इनिशियली ट्रेड करता है तो 300 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक। ओके, बंधन बैंक आपका टॉप ट्रेड है इस वक्त का। मीनवेल आप कुछ मैं ऐसे ट्रेड्स लेके आपकी स्क्रीन पे आऊँगा जो कि सुबह CNBC आवाज़ की कॉल्स में शामिल थे। बहुत ही खूबसूरत ट्रेड रहे वो।
मानस के पास चलते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक टिपिकल जिसे कहते हैं ना हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है। हमें उस ब्रेकडाउन में एक थ्रस्ट और मिला, वो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन। हमको उसमें एक और कन्विक्शन मिला 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन। मानस वो ट्रेड फुली ग्रिप में है। मेरे ख्याल से आपने 600 की पुट ऑप्शन सुबह सुबह वकालत की थी, 620 या 640 की थी। अभी अगर वो फ्यूचर शॉर्ट पड़ा हुआ है तो मानस प्रोजेक्शन कम से कम क्या 560 570 ट्रैजेक्टरी के खुल रहे हैं, जो कि इसने लो क्रिएट किया था 21 मार्च को, और एक लो इलेक्शन रिजल्ट्स के दिन 4 जून के दिन जो लो क्रिएट किया था। क्या उसका आना आपको लाजमी लग रहा है अब? देखिए 630 का पुट ऑप्शन दिया था 16 रुपए के आसपास, वो अभी 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसके टारगेट भी अचीव हो चुके हैं, फ्यूचर के भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। जो वहां पर शॉर्ट कॉल था 605 की मैंने बात की थी, वो भी अचीव हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब ये सही समय नहीं है कि यहाँ पर अपने जो सेल पोजीशन है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाए। बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास पोजीशन वो है तो एक बार वहां पर प्रॉफिट बुक कर ले, चाहे वो फ्यूचर में हो चाहे वो पुट ऑप्शन में हो, और दूसरी अपॉर्चुनिटी को ढूंढे। हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा आप वो मुनाफा बांधने लगे। एक बार पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस का अगर आपके पास वो बार ग्राफ हो तो दिखाइएगा, क्योंकि ये एक LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो शॉर्ट ट्रेड है, आई थिंक CNBC आवाज़ के दर्शक थर्सडे से राइड कर रहे हैं और वो अपने मुकाम पर आ चुका है, जिस तरह का स्लाइड इसमें देखने को मिला है। तो ये देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में लगातार यहाँ पर बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और हल्का सा अगर ब्लिप आया था उसको भी आज की सेलिंग ने कंप्लीटली स्वॉलो कर लिया है। LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र हुआ है तो बैंकों की बात करते हैं। ज़्यादातर नतीजों का अपडेट Q2 का अपडेट आ चुका है। अब डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर क्या स्थिति बन रही, क्योंकि ये एक फैक्टर था जो मार्केट काफ़ी क्लोजली वॉच करना चाह रहा था कि क्या उसमें कुछ पिकअप देखने को मिल रहा है या नहीं। कुछ आंकड़े तो इशारा कर रहे हैं कि एक पिकअप आया है, लेकिन इसे ब्रॉडर और बिगर कॉन्टेक्स्ट में कैसे पढ़ा जाए, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। गुड आफ्टरनून। और देखिए बात करें बैंकिंग की तो Q2 के जो अपडेट्स आ रहे हैं और जो रिजल्ट्स प्रीव्यूज़ आ रहे हैं उसमें एक बात क्लियर है, डिपॉजिट ग्रोथ में जो मॉडरेशन था वहाँ थोड़ा बहुत पिकअप है, लेकिन जितनी आपकी डिपॉजिट ग्रोथ है उसके सामने एडवांस ग्रोथ जो है वो उतना नहीं बढ़ पा रहा है। एडवांसेस ग्रोथ में अगर आप देखें पर्सनल साइड पे या जहाँ हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है और क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। तो इस माहौल में अगर हम बैंकों की नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत Q2 में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। HDFC की बैंक की बात करें तो देखिए डिपॉजिट ग्रोथ का जो ट्रेंड है वो Q2 में आप देखें तो डिपॉजिट ग्रोथ की जो फिगर है वो कम हो रही है, लेकिन लोन ग्रोथ भी आप अगर देखें तो बहुत ही जो है सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो CD रेशियो इंप्रूव करने की बात जो RBI ने कही थी उसके चलते भी अगर आप देखें तो एडवांसेस ग्रोथ इतनी खास नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बैंकों की तरफ भी नज़र करते हैं, जहां अगर आप इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहां ओवरऑल बेसिस पे डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी स्टेबल रहा है। 14-15% के पास साल दर साल बेसिस पे इनकी डिपॉजिट ग्रोथ रही है पिछले 6 क्वार्टर्स के लिए। और इस क्वार्टर की बात करें तो देखिए लोन ग्रोथ में है तीव्र जो है वो स्लो डाउन आया है, केवल 12% आपको एडवांसेस ग्रोथ दिखी है। तो कहीं ना कहीं एडवांस ग्रोथ जो है वो थोड़ी बहुत धीमी पड़ रही है। इसके अलावा फेडरल बैंक की भी बात करें तो यहाँ 16% रहा है इस क्वार्टर का डिपॉजिट ग्रोथ। हालांकि अगर हम बात करें इनके एडवांसेस ग्रोथ की तो वो भी लगभग इसी लेवल के आसपास होता हुआ नज़र पड़ा है। थोड़ा बहुत स्लो यहाँ भी आपको चीज़ें दिख रही हैं। अगर हम छोटे मझौले बैंक्स की बात करें जैसे कि येस बैंक, बंधन बैंक, तो यहाँ भी ट्रेंड सिमिलर है। इनफैक्ट येस बैंक की काफ़ी कमज़ोर रही है इस टाइम की डिपॉजिट ग्रोथ। और अगर हम लोन ग्रोथ की बात करें तो जो 12-13-14% रहती थी यहाँ भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई नज़र पड़ी है। बंधन बैंक का और एक कंसर्न है कि इनके जो स्प्रेड्स हैं वो भी थोड़े बहुत दिक्कत में है। माइक्रो फाइनेंस बुक भी श्रिंक हो रही है। 22% डिपॉजिट ग्रोथ हुई है, लेकिन उसके सामने केवल 21-21% की आपको एडवांस ग्रोथ आती हुई नज़र पड़ रही है। हालांकि सिल्वर लाइनिंग अगर हम कहें या ब्राइट स्पॉट देखें तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बेटर होते हैं, ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन लगभग 45% की ग्रोथ बता रही है और उसके सामने एडवांस ग्रोथ लगभग 48% की है। तो AU बैंक और जो छोटे बैंक हैं जहाँ डिपॉजिट मोबिलाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, QIPs जिन जिन बैंक ने किए हैं यहाँ थोड़ी बहुत सुधार एडवांसेस में देख रही हैं। तो ये कुछ इनपुट्स यतिन की तरफ से इन्होंने सारे वो नंबर्स आपके लिए पेश करते हैं। इससे बड़ा टेक अवे क्या रहेगा? जो सबसे बड़ी चिंता थी क्या वो एड्रेस हो रही है या फिर एक बहुत शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, जैसे यतिन भी मेंशन कर रहे थे शरद जी कि देखिए एक तो
कल परसों आरबीआई की एमपीसी का आउटकम आ जाएगा। ज़्यादातर लोग एंटिसिपेट यही कर रहे हैं कि अब की बारी नहीं, लेकिन दिसंबर में वो रेट कट का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो मौका शायद आपके पास अभी है कि एक थोड़े से हायर एफडी में पैसे को लॉक इन करने के लिए। क्या उसका फायदा इन बैंकों को मिल रहा है और ये कैसे ट्रांसलेट करने वाला है इवेंचुअली? नहीं, देखिए इवेंचुअली मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर के नंबर से बहुत ज्यादा एक्सट्रापोलेशन हुई थी नंबर्स में, बट जनरली फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स को देखना नहीं चाहिए। और Q2 ऑनवर्ड्स अब ये नॉर्मलाइज्ड है। Q3 में आपको जो फेस्टिव डिमांड की जो पुल है वो भी दिखाई देगी। तो मुझे लगता है अब यहाँ से आपको ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट ही दिखाई देगी और एडवांसेस ग्रोथ में ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं है। पिछले साल में बेस इफेक्ट, रीबेस इफेक्ट वगैरह रहता है, बट ईयर ऑन ईयर आप जो नंबर्स देखेंगे उसमें मुझे लगता है 15-16% की अगर आप एडवांसेस ग्रोथ कर रहे हैं तो नॉर्मल है। जहां तक डिपॉजिट ग्रोथ है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जानबूझ के भी डिपॉजिट ग्रोथ पे स्लो जा रहे थे क्योंकि एडवांसेस में उतना बड़ा पिकअप उनके पास था नहीं। तो मुझे लगता है अब ग्रेजुअली जैसे जैसे एडवांसेस पिकअप आ रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स में कमी की भी बात है, तो वो अपने डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत चैनलाइजेशन में इश्यूज आ रहे थे, जो इक्विटी में फ्लोज वगैरह जा रहे थे। अब मेरे हिसाब से वहां से भी जो चैलेंज को एड्रेस करने के लिए बैंक्स को जो नीतियां अपनानी थी वो उन्होंने अपनाई है। तो अगले 3-6 महीने में मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर भी, अगले क्वार्टर भी आपको लगातार ये डिपॉजिट ग्रोथ वाला जो ओवरहैंग है, जो मिक्स है बेसिकली थोड़ा अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स का और थोड़ा बैंक्स की अपनी हिंड्रेंस का, तो मुझे लगता है वो एब्जॉर्ब होता हुआ दिखाई देगा और मोस्ट प्रोबेबली वो कंसर्न रहेगी नहीं। और जैसा आपने कहा, अगर इंटरेस्ट रेट कट्स भी आते हैं तो ट्रेजरी इनकम का एक बूस्ट बैंक्स को मिलेगा। तो ज्यादातर बैंक्स की अर्निंग्स में एक पॉजिटिव रिवाइवल आपको दिख सकता है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है अभी भी। HDFC, इंडसइंड, कोटक, मेरे हिसाब से ये तीनों बैंक्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ से आ सकती है। रिसेंट करेक्शन के बाद एक्सिस और ICICI में भी मेरे हिसाब से 10-12% की अपसाइड तो आसानी से निकल सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादातर जो कंसर्न्स थे डिपॉजिट्स के अराउंड वो अगले 2-3 क्वार्टर्स में और सामने निकल के आएगा कि इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। और एडवांसेस ग्रोथ भी साथ में रहती है, तो जो NPA के नंबर्स हैं वो भी काफी डिप्लीटेड दिखाई देंगे। एसेट क्वालिटी कंसर्न होना नहीं चाहिए। तो ज्यादातर बैंक्स में आपको यहाँ से काफी इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। ट्रेजरी इनकम की जो इंप्रूवमेंट है वो एडेड आइसिंग होनी चाहिए। ओके, आई थिंक इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं अब। यहाँ से अगर आप एक लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बास्केट बनाएंगे हर्षिता, व्यू आपको थोड़ा लंबा रखना होगा, 2 से 3 साल का। उसमें अगर आप चाहें तो थोड़ी सी एक आध और अच्छी क्वालिटी की NBFC भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो बास्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको पैसा बना के देगी। ये सारे के सारे स्टॉक जो हैं अब मार्केट में एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पे और कुछ नहीं तो वैल्यूएशन के हिसाब से इससे ज़्यादा नीचे की मंदी नहीं दिखती है मुझे। ख़राब मार्केट में सब कुछ गिरेंगे, 5-6% हर स्टॉक गिर सकता है, लेकिन एक बड़ी रैली बहुत लोगों ने मिस कर दी थी ICICI बैंक में और HDFC बैंक में। अब ये FI सेलिंग की वजह से ही आई हो, भले उसने आपको एक थोड़ा सा मौका दिया है। जिस तरीके से ये स्टॉक वापस नीचे आए हैं और ख़ासतौर से ICICI जिस तो जो पूर्ण परफॉर्मर रहा, इवन HDFC बैंक, मैं कहूँगा कोटक, एक्सिस, थोड़ा सा आपको एक बास्केट अप्रोच रखनी होगी यहाँ पर और व्यू थोड़ा सा लंबा रखना होगा, 2-2.5 साल का। और ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ये परफॉर्म ना भी करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एटलीस्ट पैसा यहाँ से खोने का रिस्क थोड़ा सा कम है और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में मेरे ख्याल से। अनुज, HDFC बैंक पर मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी। एक तो आपको याद होगा हम सुबह भी बात यही कर रहे थे कि HDFC बैंक का वो जब पीक बना था, जब वो MSCI वाला होप आया था, राइट? हाँ। पर क्योंकि आधे में बढ़ गया था तो वहीं पर वो स्टॉक कोलैप्स भी कर गया था। अब ये फिर से होप बनता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि आई थिंक फ्राइडे को शेयर होल्डिंग का अपडेट आया कि वहाँ पर अभी भी थोड़ी सी विंडो है। क्या वो फिर से होप बनेगा और उस होप में अभी पोजीशन लेंगे या फिर प्योरली जो आप वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है उस बेसिस पर रहेंगे? ये MSCI वाला कितना प्ले लागू हो सकता है इस समय सेंटिमेंट में? देखिए, ये कहा जाता है कि बिजली एक ही जगह पे 2 बार नहीं गिरती है, तो वो मतलब वैसे कई बार हुआ भी है। लक बहुत खराब हो बहुत ही खराब लक हो तो ठीक है, तो लेकिन वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। MSCI वाला फैक्टर ख़त्म हो चुका है, वो जो होना था बाइंग व सेलिंग वो सब ख़त्म हो चुकी है। मेरे ख्याल से HDFC बैंक में एक जो मुझसे भी थोड़ी सी गलती हुई थी, वो जब वो उसमें एक ब्रेकआउट आ रहा था, मुझे लग रहा था कि इस बार का ब्रेकआउट जेन्युइन है। अदरवाइज जो मैंने एक व्यू 1 महीने पहले लिया था ना कि इसमें 1800 से ऊपर की मुझे तेज़ी नहीं दिखती और 1600-1550 नीचे की मंदी नहीं दिखती, आई थिंक वो व्यू मेरा अभी भी इंटैक्ट रहेगा। मेरे ख्याल से
अब कुछ और समय के लिए ये स्टॉक, इसके साथ इशू क्या होने वाला है, हायर लेवल पर एफ आ जाएंगे बेचने के लिए, लोअर लेवल पर डी आ जाएंगे खरीदने के लिए। तो ये अब कुछ टाइम तक इसी रेंज में जूझेगा, क्योंकि आई थिंक डी इसको 1650 के नीचे जाने देंगे, वो बाय करेंगे, और एफ जैसे ही उनको मौका मिलता है 1750 पर वाकर फिर वापस सेल करेंगे। तो एक रेंज बन जाएगी बेसिकली फिर से, जो रेंज रही भी एक्चुअली टू बी फेयर पिछले काफ़ी टाइम से स्टॉक में। अच्छा, इस बीच HDFC बैंक की हम बात कर रहे थे, लेंडिंग रेट्स इन्होंने कुछ बढ़ा दिए हैं करीब 5 बेसिस पॉइंट्स का सिलेक्ट टेन्योर के लिए। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ HDFC बैंक की तरफ से, तो वो स्टॉक आपके सामने है। चलिए, इस बीच निफ्टी बैंक अब 1072 अंकों की गिरावट दिखा रहा है, और मिड कैप इंडेक्स अनुज इस कार्यक्रम की शुरुआत में इतना टूटा नहीं था। ये वही 11 बजे वाली तस्वीर एक बार फिर उभर कर आ रही है, क्योंकि उस टाइम पे आई थिंक 1600 पॉइंट नीचे हम फिसले थे। मिड कैप्स में स्ट्रेस है ये हजदा, अब उस लेवल का स्ट्रेस है जहाँ पर इवन जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है ना, वो भी एक बार के लिए सोच रहा हूँ कि क्या मैं अपने एक बार के लिए पोर्टफोलियो खाली कर दूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नॉर्मली बॉटम से जस्ट पहले की जो एकदम गिरावट होती है, जो लोगों की चीखें निकाल देती है, ये वो है। जब यूफोरिया आता है तो लोग सब खुश हो रहे होते हैं ना, ये ऐसे ही जब पैनिक आता है तब इसी तरीके के प्राइस मूव्स आते हैं। 1:11 का एडवांस डिक्लाइन पूरे दिन सस्टेन करना, मतलब इससे ज़्यादा ख़राब हो नहीं सकता। अब तो अगेन हम बहुत क्लोज हैं एक बॉटम के, अब वो कल लगे परसों लगे, हू नोज़ या आज के आखिरी के आधे घंटे में लग जाए, ये तो खैर टाइम बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था वो था ओला इलेक्ट्रिक। 8% की यहाँ पर गिरावट है, और वीकेंड पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही थी। कंपनी के जो CEO हैं भाविश अग्रवाल, काफ़ी आउटस्पोकन है वो लेकिन एक चीज़ है, कोई भी अगर उनको क्रिटिसाइज़ करे तो शायद उनको पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ है हमारे एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। अब उनके बारे में खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इशू क्या था, वो जो पूरा ट्विटर पर जो वॉर छिड़ी थी ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी। तो उसके उन दोनों के बीच में हुआ क्या, ये कंचन आपको पूरा एक सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स के थ्रू समझाने वाली है। कंचन बताइए। जी, तो आज ओला की जो स्कूटर है उससे शेयर में अच्छी खासी चोट तो डेफिनेटली हमें देखने को मिली है। अब हुआ क्या था कि स्कूटर की क्वालिटी को लेके और साथ में जो सर्विस है उसको लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंपनी के CEO भाविश अग्रवाल और साथ में कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच में एक बहस छिड़ गई थी। मुद्दा यहाँ से शुरू हुआ था कि जो कंपनी की CEO है, उन्होंने एक गीगा फैक्ट्री की फोटो को पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिसके बाद कुणाल कामरा के उसके ऊपर एक कमेंट आया था, और वहीं से एक सीरीज ऑफ कॉन्वर्सेशन वहां से चालू हुई। और वो कॉन्वर्सेशन नहीं थी, वो एक इनके बीच थी तू मैं। तो सबसे पहले अगर हम देखिए कुणाल कामरा का ट्वीट, तो उन्होंने कुणाल कामरा ने एक फोटो पोस्ट की थी, भाविश अग्रवाल ने एक फोटो पोस्ट की थी। इसके बाद कुणाल कामरा का एक ट्वीट आया था कि क्या जो इंडियन कंज्यूमर है उनकी आवाज है या फिर नहीं, क्या उन्हें यही मिलना चाहिए। अब बेसिकली इंडिया में जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपनी 5 से 6 महीने की जो सैलरी है वो एक ओला स्कूटर को खरीदने में अगर लगा रही है, तो क्या उनको ऐसी सर्विस मिलनी चाहिए जो इस टाइम पे ओला की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद भाविश ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि चूंकि आप इतनी परवाह करते हैं, इसलिए आइए और हमारी मदद कीजिए। जिसके बाद उन्होंने बोला कि मैं आपके इस पेड ट्वीट में और साथ में आपके असफल करियर से भी ज्यादा पैसे दूंगा, या तो फिर आप यहाँ पे चुप ही रहिए। तो इस तरीके का उन्होंने उस पर रिप्लाई किया था, जिसके बाद कुणाल कामरा ने कहा था कि पेड ट्वीट, असफल कॉमेडी करियर और चुप रहे। भारतीय बिजनेसमैन अपने शानदार रूप से अगर आप ये साबित कर देते हैं और कुछ नहीं तो निजी कंपनियों के खिलाफ कहा होगा। और सोशल मीडिया में इस तरह की लगातार बहस हमें देखने को मिली इन दोनों की तरफ से, जिसके बाद अगर हम देखें तो आज शेयर में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम ओला का परफॉर्मेंस भी देखें तो आईपीओ से लेके अब तक काफी ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिला है। एक शानदार डेब्यू के बाद भी अगर हम पिछले 1 महीने का डेटा देखें तो 20% की गिरावट हमें ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल गई है। और साथ ही साथ जो कंपनी का मार्केट शेयर है उसमें भी एक डाउनसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी का मार्केट शेयर था वो था करीबन 52% का, जो कि अब हो गया है 27% का। एट द सेम टाइम जो टीवीएस का उस टाइम पे मार्केट शेयर था वो था 12% का, जो कि बढ़ के अब 20% का हो गया। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा करेक्शन है। और बजाज में भी 12% का जो मार्केट शेयर था वो बढ़ के हो गया है 21% का। और साथ में अगर हम देखें अप्रैल का जो डेटा आया है, नंबर्स आए हैं, वहाँ पे भी जो सेल्स फिगर आए हैं वो इतने ज़्यादा शानदार नहीं आए हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं घबराहट वाला एक टॉपिक बना हुआ है बाजार के लिए, जो कि शेयर के प्राइस में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है। बिल्कुल कंचन। तो खैर देखिए,
एक तो ट्विटर पर जो तू मैम हुई वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ तो कंसर्न है। जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर वापस 140 से गिरकर अब 90 पर आ गया है। शरद जी, कोई व्यू आपका, भले ही कवरेज ना भी हो, लेकिन स्टॉक पर? देखिए, मुझे लगता है जो आईपीओ के बाद का एक फैसिनेशन था वो थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव था, और जो वैल्यूएशंस पे लगभग स्टॉक चला गया था, क्योंकि बीसीपी वाली टाइप की स्टोरी हो गई कि बहुत ज्यादा स्टोरी हो गया, गीगा फैक्ट्री वगैरह सब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और रिसेंटली जो उनके टू व्हीलर्स पे रेस्पॉन्स आया वो भी काफी पॉजिटिव नहीं आया है। अगर आप कंपनी की हिस्ट्री भी देखें तो थोड़ा सा वोलाटाइल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो मुझे लगता है इतनी एग्जैगरेटेड वैल्यूएशन जिस टाइप से दी जा रही है, मुझे लगता है अभी भी ईवी स्पेस एक ट्रांजिटरी स्पेस है। फाइनली कैसे सेट होगा हम लोगों को मालूम नहीं है, तो इतना ज्यादा फॉरवर्ड डिस्काउंट करना कि 3-4 साल तक बिना प्रॉब्लम के चलेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। और ये वैल्यूएशन पे अब तो शायद थोड़ा सा कंफर्ट आ जाए आपको इन वैल्यूएशंस पे, बट हाल फिलहाल में जो रिव्यूज हैं उनके प्रोडक्ट्स को लेके वो काफी अननर्विंग है। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट है, मैं मानता हूँ कि वो शायद आने वाले समय में उस चीजों को एड्रेस करके कुछ बेटर प्रोडक्ट्स लाते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कैसे रिएक्शन आता है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था पहले, अब करीब ऊपर से कितना 60-65 रुपए शायद गिर चुका है, तो अब उतना ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन नहीं है, बट अभी भी बहुत कंफर्टेबल वैल्यूएशन नहीं है जहां आप बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस पे बेट करें। लॉन्ग टर्म स्टोरी अट्रैक्टिव हो सकती है, बट मेरे हिसाब से अभी भी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप जरूर अभी से एंट्री प्लान कर सकते हैं स्टैगर्ड वे में अगले 10-15%। बट अभी भी मतलब अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है अभी भी आपको वेट करना चाहिए प्रोडक्ट्स में जो टर्न अराउंड दिखता है उसके बेसिस पे। मीनवाइल मार्केट में अभी भी सेल ऑफ है, लेकिन बैंक निफ्टी का एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। थोड़ी सी बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है कि एक बार उस लेवल को डिफेंड किया जाए। आज का लो था 50,194 हश्ता, और वहाँ से अब करीब 400-450 पॉइंट की रिकवरी आई है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी थोड़ी सी रिकवरी है, अब हम 24,770 पर हैं, लो 24,694 का था, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी करीब 70 पॉइंट की रिकवरी है। अब देखिए, इतनी बड़ी गिरावट में 70 पॉइंट की रिकवरी शायद कोई मायने रखती नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है इस मार्केट में एक बहुत टफ होगा किसी भी बुल के लिए पोजीशन कैरी करना, क्योंकि अब जैसे डाउ फ्यूचर्स भी डाउन है काफ़ी, प्लस यू नेवर नो। आज 1 ईयर एनिवर्सरी है उस वॉर की। आज अगर रात में या मतलब शाम में कुछ रिटेलिएशन आ जाए, कुछ हो जाए, उसकी वजह से ब्रेंट देखिए, अभी वो ब्रेंट का भाव दिखाएंगे जरा। हम सुबह 77 पर थे, अब ब्रेंट आ गया है 79.16 पर, मतलब हम 80 के काफ़ी करीब। ये देखिए 1.5% का मूव इस समय ब्रेंट क्रूड पर आ रहा है। और ये अगेन मैं फिर बार बार लोगों को रिट्रेट कर रहा हूँ, ये सब फेजेस हैं मार्केट के, और ये एक ऐसा फेज़ है जो आपको एक मौके दे रहा है अच्छे स्टॉक्स लेने का, क्योंकि ये वॉर, अब रशिया यूक्रेन की वॉर भी 2 साल हो गए, चली रही है, लेकिन उसका कोई इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट तो हो नहीं रहा। ये थोड़ा एस्केलेशन हो, डिस्केलेशन हो, जो भी हो, लेकिन उसके बाद इसका भी इम्पैक्ट मेरे ख्याल से पड़ना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन आज एक रिस्क जो लग रहा है कि कल अगर फिर से गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, तो इसके लिए शायद थोड़ा सा लोग पोजीशन कैरी करने से भी थोड़ा बचना चाह रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी रिकवरी बैंक निफ्टी में एटलीस्ट वहाँ से आप थोड़ा सा सॉलिस ले सकते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लें हर्षदा, और उसके बाद लौटेंगे। 4 का चौका आपके लिए लेकर आएंगे, हमारे साथ कुछ और जानकार भी जुड़ेंगे, राजेश पालविया को भी लेकर आएंगे, हर्षा उपाध्याय भी आगे होंगे ब्रेक के बाद। ओके, चलिए राजेश पालवी को भी जोड़ लेते हैं एक बार शो में। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या ट्रेड रहेगी इस समय की? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड है, और उसमें हमें लगता है बजाज ऑटो यहाँ से एक वीकनेस दिखा रहा है, और स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो बजाज ऑटो फ्यूचर्स पे शॉर्ट करने की सलाह है। डाउन साइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें आना चाहिए करीब 11,500 की तरफ। ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है, तो बजाज ऑटो फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह है, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 11,710 के आसपास। फिलहाल आपके लिए बजाज ऑटो में बिकवाली की सलाह। शक्ति पंप पर एक अपडेट आ रहा था, एक शेयर पर 5 बोनस
का फैसला हो गया है और मैंने अभी नोटिस किया ये स्टॉक अब 4,000 रुपये का है, तो शायद इसीलिए वो बोनस आता हुआ इस पर्टिकुलर समय पर। एक तो ट्रेड्स अनुज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। इस समय जो रेजिलियंस देखने को मिल रहा है, एक तो आईटीसी और ट्रेंट, और मुझे याद है एटलीस्ट फ्राइडे तक इन स्टॉक्स में भी कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। तो क्या, जैसे आप पहले भी मेंशन कर रहे थे कि देखिए ये टाइम है कि थोड़ा सा सेफ खेलिए, टेक्नोलॉजी में ऑफ कोर्स वो इंटरेस्ट दिख रहा है, ये स्टॉक्स भी अच्छा मौका देंगे क्योंकि ट्रेंड हम सब जानते हैं किस तरह की तेजी में है। तो क्या 7,400 एक डिसेंट लेवल है वो अटेम्प्ट करने के लिए, या फिर कुछ और टाइम दिया जाए? देखिए एक चीज़ मैं कहूँ, ट्रेंड पर हर्षदा मेरा व्यू पॉजिटिव था करीब 1600-1800 से। हमने लगातार इस चैनल पे बात की है और 1600-1800 से लगातार बात करते करते ये स्टॉक 7400 पर आया है। अब मैं इसमें बताता हूँ इसमें दिक्कत कहाँ पर आएगी। जो ये 10 ईयर का चार्ट हो गया और एक 1 ईयर का चार्ट, हाँ 12 महीने का चार्ट, बस अब इस चार्ट को रख दीजिए यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ ट्रेंड में दिक्कत क्या आएगी। 12 महीने में ये स्टॉक 3.5 टाइम्स हुआ है, 255% बढ़ा तो 3.5 टाइम्स हो गया स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है, अब कंपनी को अपनी अर्निंग्स उसी हिसाब से बढ़ानी होंगी। पिछले चारों क्वार्टर्स में अर्निंग शानदार रही क्योंकि वो बेस इफेक्ट का इशू था। अब इस बेस इफेक्ट पर क्या कंपनी वही रिपीट कर पाएगी? क्या इस बेस इफेक्ट पर कंपनी, चलिए छोड़िए 70-80% तो कोई नहीं मानता, क्या इस बेस इफेक्ट पर भी आप 40-50% की ग्रोथ कर पाएंगे? अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इन लेवल्स पर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड को चेस करने में थोड़ी दिक्कत है। अगर आप 1600-1800, मैं तो कहता हूँ 2400, चलिए इवन 3-3,500 रुपये भी अगर एंटर करके बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पर अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो हो सकता है एक बार के लिए स्टॉक आपको 6200-6300 का भी लेवल दिखा दे। इवेंचुअली ये 5 डिजिट का स्टॉक बनेगा, इसमें खैर आई डोंट थिंक ज़्यादातर लोगों को डाउट होना चाहिए, लेकिन इस समय क्या एक ट्रेड बनता है ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है बेसिकली। तो देखते नजरें रहेंगी, थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा मोमेंटम इन स्टॉक्स में आ रहा था तो मेरी नज़र गई। अच्छा, फटाफट से 4 का चौका कौन क्या ट्रेड दे रहा है वो आपके सामने पेश कर देते हैं, फिर ये ट्रेड्स भी लेना शुरू करेंगे। सस्ता ऑप्शन के लिए राजेश पालवे हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उन्हीं से ट्रेड लेंगे। राजेश, सातपुते आपको बताएंगे एफएनओ का सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए मानस है और शरद अवस्थी तो हैं ही, जो आपको बताने वाले हैं कि आज मिड कैप फंडा के तौर पर इन्हें क्या पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पालविया जी बताइए सस्ता ऑप्शन। तो अगेन वीकनेस की तरफ ही ट्रेड करेंगे और उसमें हमें लगता है आरईसी पीएफसी दोनों ही स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। आरईसी के पुट पे फोकस है। आरईसी में हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकडाउन हुए ये स्टॉक में फर्दर डाउन मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, तो 490 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 16 रुपये 50 पैसे के आसपास। ये पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है। एंड डाउन साइड में इस पुट के जो टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब 24 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस पुट ऑप्शन का करीब 12 रुपए के आसपास। तो हमें लगता है आरईसी का ये फॉल 485-480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, इसलिए यहाँ पे 490 के पुट के थ्रू इसको डाउन मूव को प्ले किया जा सकता है। ओके, 490 का पुट राजेश पालवे जी की तरफ से आता हुआ। राजेश सतपुते के पास चलते हैं अब एफएनओ सुपरस्टार के लिए। राजेश जी बताइए आपकी पिक। अनुज, देखिए मेरी नजर है एलटीआई माइंट्री पे। मुझे लगता है कि एलटीआई माइंट्री जिस तरह 6240 6200 इस क्लस्टर को मेंटेन कर रहा है, तब तक यहाँ पे बाय का ट्रेड बनेगा। इसका टारगेट जो बनेगा वो थोड़ा सा लॉन्ग है, मुझे लगता है कम से कम 6400 तक का एक बड़ा स्विंग मिलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। तो इट्स अ बाय इन एलटीआई माइंट्री अबाउट 6240 6250 ऑड लेवल। स्टॉप लॉस विल बी एट 6220 और टारगेट 6400। ओके, एलटीआई माइंट्री 6270, ये वो स्टॉक है जो कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल्स में मूविंग एवरेज से पुल बैक दे रहा है। मानस के पास चलते हैं आज के चार्ट के चमत्कार के लिए। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए अंबुजा पे एक सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि अंबुजा का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने फाइनली कंसोलिडेशन के बाद 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला है। तो अंबुजा के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 602 रुपए के स्टॉप लॉस से अंबुजा के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और 570 रुपए के अंबुजा के फ्यूचर के टारगेट रहेंगे। अगर चाहे तो 580 वाला पुट ऑप्शन जो 12-13 रुपए पे ट्रेड हो रहा है वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 8 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 22 रुपए के टारगेट। तो अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स यहाँ पर एक एक ट्रेड मानस की तरफ से। अब शरद जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए क्या ट्रेड पे किया आपने, क्या इन्वेस्टमेंट बेट लेंगे?
आज का जो मिड कैप फंड है वो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक कंपनी बैंक देश का सबसे पुराना प्राइवेट सेक्टर बैंक है। करीब 700 ब्रांचेस हैं जहाँ तमिलनाडु में कंसंट्रेशन ज़्यादा है 412, बाकी ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा फोकस है। ज़्यादातर ब्रांचेस उसी एरिया में है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट ये रीजन्स अभी भी अनटैप्ड हैं। इस साल भी बैंक की योजना है लगभग 50 नए ब्रांचेस खोलने की। नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 0.9 के प्राइस टू बुक पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। हमारा ये मानना है कि 65-70 रुपए की सालाना अर्निंग्स बैंक आसानी से रिपोर्ट कर लेगा। तो और रिटर्न रेशियोज वगैरह भी स्ट्रांग है। GNPA 1.5% के आसपास, नेट NPA 0.85% के आसपास, कैपिटल एडिक्वेसी 29% के आसपास। तो मुझे लगता है नए कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जो साउथ के बियॉन्ड बैंक एक्सपैंड कर रहा है उसका लगातार उनको फायदा मिलना चाहिए। एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है। मैनेजमेंट में सीनियर लेवल पे एक इंडक्शन ड्यू था, वो ऑलरेडी हो गया है। तो हमारा ये मानना है कि 1 से 1.5 का प्राइस टू बुक आसानी से मिलना चाहिए। तो अगर एक टाइम प्राइस टू बुक भी मिलता है तो हमारे हिसाब से 600 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ओके, चलिए मैं एक बार के लिए रिकैप अवॉइड कर रहा हूँ, उसका कारण वीरू, एक बार ज़रा आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं एक बार स्क्रीन पर, और देखिए क्या शानदार रिकवरी आई है बैंक निफ्टी के नीचे से। क्या शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में, और करीब करीब 900 पॉइंट की रिकवरी आ गई बैंक निफ्टी में। और अभी हमारी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले कि बैंकों में अब थोड़ा सा एक लार्ज कैप बैंकों में थोड़ा कंफर्ट है। आप एक बार ICICI बैंक का इंटर चार्ट लेकर आइए ज़रा स्क्रीन पर। ICICI बैंक ने काफ़ी हद तक इस रिकवरी को लीड किया है और बहुत शानदार रिकवरी ICICI बैंक में आई। देखिए किस तरीके से ICICI बैंक रिकवर हुआ, और निफ्टी भी देखिए 24,868 पर आया। एकदम से निफ्टी में किस तरीके की रिकवरी आई। तो जो मैं चीज़ सुबह कह रहा था 11 बजे के शो में, जो मैं हर्षिता को एक्सप्लेन कर रहा था, मैं अभी भी उस पर फुल्ली इंटैक्ट हूँ। जब इस तरीके की मार्केट ब्रेथ मंडे को आ जाती है और उसके बाद इस तरीके का पैनिक मार्केट में होता है, तब आप बॉटम के काफ़ी करीब होते हैं। अब आज देखना हम यहाँ पर क्लोज कहाँ पर हो रहे हैं। अगर ये क्लोज कैसे भी करके जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी आई है, अगर आप इसको 25,000 के ऊपर ले जाएंगे, और अगर बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में आज हम फिर 100 डेमा को बचा रहे हैं वीरू। अगर ये क्लोज यहाँ पर हो गई तो आप 100 डेमा को फिर से बचा लेंगे, जो लगातार बैंक निफ्टी पर हमारा एक व्यू भी रहा है कि इंट्राडे में भले ही तोड़ दे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर उसने 100 डेमा को नहीं तोड़ा है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर भी हम क्लोज हो गए तो एक होप होगी बुल्स के लिए। अभी भी खैर आखिरी का 45 मिनट्स बाकी हैं, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जो स्क्रीन पर देखना चाहूँगा कि अगर निफ्टी किसी तरीके से 24,950 तक और बैंक निफ्टी अगर किसी तरीके से 51,250 तक अगर इसके ऊपर निकल आया, तो मुझे लग रहा है कि कंफर्मेशन मिलेगा कि शायद अब मार्केट यहाँ से और ज़्यादा गिरने को तैयार नहीं है वीरू। जी हाँ, तो एक रिकवरी अच्छी है निफ्टी बैंक में, निफ्टी में, और निफ्टी अब करीब 24,873 और निफ्टी बैंक का रिकवरी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट कुछ में अगर आप PSU बैंक्स को देखें तो वहाँ भी अच्छी खासी रिकवरी है। और एक बार SBI लेके आइएगा आप जरा, जो जिस रिकवरी का जिक्र अनुज कर रहे थे, SBI का आज का लो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एग्जैक्टली 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये लो जो है पैरेलली अलाइंड है 11 सितंबर के लो से। अनुज, SBI में भी रिकवरी है थोड़ी सी, लेकिन अभी उतनी प्रभावशाली नहीं की, लेकिन फिर भी है, डैमेज कंट्रोल तो है ना? नहीं, अभी ज़्यादा रिकवरी प्राइवेट बैंकों में है, ठीक है वीरू। और मैं हो सकता हूँ कि गलत हूँ, और हो सकता है कि ये ट्रेड बहुत ख़राब पड़े, लेकिन अब एक ट्रेड जो यहाँ से बनती है, अगर आप एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल आपको लग रहा है कि कहीं मार्केट एकदम रिकवर कर गया वन वे, तो वैसे उसके होने के चांसेस बहुत कम है। आप ना फोकस करें अब इस महीने की एंड की कॉल्स पर। देखिए वैसे ही वीकली एक्सपायरी कुछ दिनों में बंद होने वाली हैं, तो फिर वापस आपको, मुझे लग रहा है आज ना एक मौका है थोड़ी सी मंथ एंड की कॉल्स लेने का, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे दिख रही है क्लियरली, मार्केट इस महीने शायद एक बॉटम बना लेगा, और वो हो सकता है आज या कल में ही बने या और 1-2 दिन लग जाए, और वहाँ से मुझे लग रहा है कि रिकवरी मार्केट में बहुत तगड़ी होगी और बहुत शानदार होगी। इस मार्केट ने अब आज देखिए आज के लो में क्या क्या बचा लिया। आज के लो में मार्केट ने एग्जिट पोल्स बचा लिए, आज के लो में मार्केट ने वो इजराइल वॉर का एस्केलेशन बचा लिया, और क्रूड का $80 क्रॉस करना वो बचा लिया,
और मार्केट ने बचा लिया है कि एफआई की सेलिंग लगातार रहेगी और वो चीन में आएगी। अब इनमें से कुछ भी फैक्टर्स अगर मार्केट के फेवर में आ गए, अगर बैंक निफ्टी बात करते करते अब ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर हम इनफैक्ट ग्रीन में आ जाएं, और क्या निफ्टी भी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। 24,918 बैंक निफ्टी ग्रीन में आ गया बात करते करते। ये देखिए बैंक निफ्टी अब 30 पॉइंट ग्रीन में, और शानदार रिकवरी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी भी अब सिर्फ 100 पॉइंट दूर रह गया। मिड कैप में भी रिकवरी है, मिड कैप में भी रिकवरी है, लेकिन ज़्यादा रिकवरी इस समय बैंक निफ्टी में है, और उसको पूरी तरीके से लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक और कुछ हद तक कोटक महिंद्रा बैंक भी। इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट लेकर आइए एक बार इंटरडे स्क्रीन पर, और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आप, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन दोनों में शानदार रिकवरी। ये जो इस तरीके की वॉलेटिलिटी है ना, वो नॉर्मली आपको ट्रेंड रिवर्सल के आसपास दिखती है। या तो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना हो, तब दिखती है इस तरीके की वॉलेटिलिटी, या मार्केट एक बहुत बड़े डाउन ट्रेंड में हो और मार्केट उस ट्रेंड को रिवर्स करना चाहता हो। तो ये एक कुछ हद तक, और एक्चुअली मैं तो दिल से चाहता हूँ कि ग्रीन में बंद हो जाएं हम किसी भी तरीके से लेकिन नहीं भी होंगे तो भी ये रिकवरी काफ़ी शानदार है वीरू। जी रिकवरी शानदार है। राजेश पालवी जी, अभी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट का सारे पिवट पॉइंट्स निफ्टी बैंक ने मेट कर ही लिए, जो मेरे ख्याल से इवन मंथली एक्सपायरी में मेंशन थे, या फिर मतलब जहाँ पुट राइटर्स थे, और वीकली की तो खैर छोड़िए ही बात, वीकली में तो ट्रजेक्टरी बदल गई थी। अब आपका व्यू क्या है, अगर पुल बैक खेलना हो, जहाँ पे अच्छे शॉट्स हों, जहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैप अगर किसी दिन हो तो एक मीनिंगफुल थ्रस्ट आएगा, आपकी रीडिंग क्या कहती है? उस अनुसार आप क्या प्ले करना चाहेंगे पुल बैक के लिए? राजेश पालवी जी। तो एग्जैक्टली देखिए वीरेंद्र जी, सबसे स्मार्ट रिकवरी या जितनी शार्प रिकवरी बनी वो बैंक निफ्टी में बनी, और उसमें सबसे मेन हमें लगता है कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन रहा। जिस तरीके से स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट लेवल से आज लो बना के रिवर्सल दे रहा है, और स्टॉक ओवरऑल लॉन्ग साइड में ही है। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो आईसीआईसीआई बैंक एक अट्रैक्टिव बैट है यहाँ पे पुल बैक को प्ले करने के लिए। हमें लगता है एग्जैक्टली इसने 50-डे मूविंग एवरेज को आज रिटेस्ट करके वहां से पुल बैक दिया है। तो यहाँ पे जरूर हमें लगता है कि एक मौका है। 1235 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक एक पुल बैक के लिए हमें लगता है लिया जा सकता है, और 1280 1290 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। ओके, तो ये इस समय एक व्यू आईसीआईसीआई बैंक पर। चलिए एक स्टॉक डिस्कस करते हैं, वोडाफोन आइडिया। एक बार स्टॉक लेकर आइए, आज फिर से फ्रेश 52 वीक लो पर ये स्टॉक, और चल रहा है करीब करीब 923 पर, और 3 महीने में ये स्टॉक आधा, बिल्कुल आधा। 3 महीने में अगर आप इस स्टॉक में अपनी ज़िद में बने रहे तो आपका पैसा आधा। इस तरीके के लॉसेस आपको देखने को मिले हैं। खैर कंपनी की भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब सरकार से भी एक झटका लगा है, और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कंपनी को नोटिस भेजा है जिसमें कंपनी को बैंक गारंटी जमा करने को कहा गया है। असीम से जानते हैं क्या है पूरा मामला। असीम, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए 2022 से पहले कंपनी ने जितना भी स्पेक्ट्रम लिया था उसकी पेमेंट सिक्योर करने के लिए कंपनी को सरकार को बैंक गारंटी देनी है। तो जो नीलामी की शर्त है उसके मुताबिक कंपनी को 13 महीने पहले बैंक गारंटी जमा करनी होती है। 3 महीने पहले वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि 24,700 करोड़ रुपए की ये बैंक गारंटी है, हम इसको जमा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें वेवर दे दिया जाए। लेकिन दूरसंचार विभाग ने अभी तक वेवर देने को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया है। ये भी बता दूं कि बैंक की जो दो कंपनी की पहली बैंक गारंटी जो ड्यू हो रही थी वो 20 सितंबर को हो रही थी, और बाकी सारी बैंक गारंटियां उसके अक्टूबर के अंदर ड्यू हो रही है। तो कंपनी को फिलहाल ये बैंक गारंटी देनी है, लेकिन कंपनी ने अभी तक ये बैंक गारंटी नहीं दी है। लिहाजा दूरसंचार विभाग ने उसको एक नोटिस भेजा है। कंपनी अगर डिपॉजिट नहीं करती है तो दूरसंचार विभाग नीलामी की शर्तों के मुताबिक कंपनी की जो मौजूदा बैंक। ओके असीम, ठीक है, एक जिस्ट मिल गई हमको। थोड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत है आपके ऑडियो में, तो इसके लिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो जिस समझ में आ गई। शरद जी, वोडाफोन आइडिया अब क्या करें इस स्टॉक में इस समय? मेरे हिसाब से शुरुआत में भी पहले भी अगर किसी ने लगाया है और थोड़ा भी बैलेंस शीट को देखा है तो प्रॉब्लम तो उनकी काफी अग्रेसिव थी। थोड़ा बहुत अगर वो एड्रेस हो जा रहा है और किसी कंपनी को अगर अपने रिसीवेबल्स को इक्विटी में कन्वर्ट, पेबल्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ रहा है
तो डेस्परेशन आपको उससे भी आइडिया लगनी चाहिए, लेकिन बाजार काफी ऑप्टिमिस्टिक था। तो मुझे लगता है ये एक लॉन्ग वेटिंग गेम होगा, और जो रिस्क लेने लायक लोग हैं, जो अग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं, जीरो या फिर बना तो मल्टी बैगर टाइप, तो वो लोग ये रिस्क ले सकते हैं। बट अभी भी अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग के रूल फॉलो करते हैं, जिसका बेसिक रूल है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, तो मुझे लगता है अभी भी आपको अवॉइड करना चाहिए। लीवरेज बहुत ज्यादा है, स्लो मूवर है, लेट मूवर है, उसका भी फर्क पड़ेगा, और बहुत सारा कैपेक्स इनको चाहिए वापस नॉर्मलाइज करने के लिए। तो मुझे लगता है अभी भी बहुत लंबी यात्रा इनको करनी है, जहां से ये वापस नॉर्मलाइज लेवल्स पे आएंगे। तो अगर आप सेफ प्रूडेंट इन्वेस्टिंग के रूल से बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी आपको चांस लेना चाहिए। हाँ, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और आप ऐसा ट्रेड लेना चाहते हैं जहां या तो जीरो हो जाए या बहुत बड़ा रिटर्न आ जाए, तो आप एंट्री कर सकते हैं। बट आपको मान के चलना होगा कि आपका वेटिंग टाइम 2 से 3 साल एटलीस्ट होना चाहिए। मीनवाइल वो रिकवरी जितनी तेज़ी से आई उतनी ही तेज़ी से बेयर वापस आए मार्केट में। बैंक निफ्टी जो ग्रीन में आया था वीरू, वहाँ से 500 पॉइंट फिर गिर गया। मेरे ख्याल 2 मिनट लगे होंगे ये 500 पॉइंट गिरने में बैंक निफ्टी को। और कल्प्रिट क्या रहा है? 50-9 हाँ, HDFC बैंक। ये देखिए दिक्कत की बात, किस तरीके से HDFC बैंक गिरा एकदम, जिसे कहते हैं ना वो वीडियो, जो आप टर्म यूज़ करते हो ना, वो कायदे से पिटाई जो हुई है उसकी, बिल्कुल वो हुआ HDFC बैंक में हायर लेवल से, तहजीब से। हाँ, तहजीब से, हाँ, तहजीब से 600 पॉइंट गिर गया वापस बैंक निफ्टी। हे भगवान, क्या मतलब 650 पॉइंट। देखिए वीरू, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, वैसे देखिए हम तो हमारा काम तो है मार्केट के मूव्स को रिपोर्ट करना। हम ही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 2-2 मिनट में कैसे मूव आ रहे हैं। अब आप सोचिए ट्रेडर क्या कर रहा होगा। फिर वो 600 वाला 500 हो गया एकदम से, जो 600 डाउन था एकदम से 500 हो गया डाउन। मतलब ये कुछ अलग ही हो रहा है मार्केट में इस समय, कुछ बिजार मार्केट में सब मूव्स आ रहे हैं, मेरी समझ के परे हैं ये मूव्स। खैर एनीवे, अब जो है वो है। एक काम करते हैं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर समझेंगे उनसे, शायद जो हमें समझा पाए कि ये हो क्या रहा है मार्केट में। हर्षा उपाध्याय से बात करेंगे, कोटक AMC के CIO इक्विटीज़। ओके, मीनवाइल देखिए मार्केट में किस लेवल की गिरावट आ रही है। वापस एक बार बैंक निफ्टी अब 650 पॉइंट नीचे हो गया। जो बैंक निफ्टी अभी ग्रीन में आया था वो वापस 650-700 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इस समय। और निफ्टी भी डे लो पर तो नहीं, लेकिन फिर भी वापस 200 पॉइंट नीचे। हर्षा उपाध्याय हमारे साथ हैं, कोटक AMC के CIO इक्विटी। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये फाइनली वो एक जो लॉन्ग अवेटेड या अवेटेड कुछ लोगों के लिए, ड्रेडेड कुछ लोगों के लिए, उस करेक्शन की शुरुआत है, या फिर इस बार भी आपको लगता है वही मामला होगा, 5-6% गिरेंगे और फिर मार्केट वापस बैक टू हाइज? क्या इस बार थोड़ा अलग लग रहा है? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट मूव्स प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरफ पिछले कुछ महीनों से यही बात कर रहे थे कि वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं, स्पेशली ब्रॉडर एंड में। सो उसके वजह से कोई भी फंडामेंटल फैक्टर हो ना हो, मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकती है। वही देखने को मिल रहा है। जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन दिया जा रहा है, या चाइनीज मार्केट अच्छा करने का जो रीजन दिया जा रहा है, ये जरूर कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में जितना भी वोलेटिलिटी दिखाई दे रहा है, सब कुछ यही 2 कारण के लिए हो रहा है, ये तो भूलना मुश्किल है। क्लियरली अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो एक तरफ से एक क्वेश्चन मार्क बन चुका था जून क्वार्टर के अर्निंग के बाद, और हमारा मानना है कि सितंबर क्वार्टर में भी ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। हमें देखना पड़ेगा कि दिसंबर क्वार्टर में फेस्टिव सीजन के जरिए वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप होता है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, तो फिर शायद एक तरफ से मार्केट्स में फिर एक फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा। नहीं आएगा तो फिर इस वैल्यूएशंस पे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लगता है कि ये जो करेक्शन फेस आया है, ये सिर्फ एक कारण ढूंढ रहा था और आना तो था ही। ओके, सबसे ज़्यादा जो बात हुई है मार्केट में पिछले कुछ
महीनों में वो हैं लार्ज प्राइवेट बैंक्स और ख़ासतौर से HDFC बैंक। आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है? क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बीच में एक फेज़ आया था जिसमें थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखी है हमको, लेकिन अदरवाइज काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है लार्ज प्राइवेट बैंक्स में। और यहाँ क्या ये डर भी लग रहा है कि जो FI की सेलिंग है वो ज़्यादातर अब इन स्टॉक्स में ही हो रही है? ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, अगर 2019 के वैल्यूएशंस और आज के वैल्यूएशन देखते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स, बल्कि हर एक सेक्टर बोल सकते हैं, हर एक सेक्टर शायद महंगे वैल्यूएशंस पे है। एक ही सेक्टर जहाँ पे वैल्यूएशंस 2019 के नीचे वैल्यूएशंस में है, वो है बैंकिंग सेक्टर। तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है। जरूर यहाँ पे शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है, बिजनेस मोमेंटम एक तरफ से थोड़ा रुकावट चल रहा है वहां पे, लेकिन अगर किसी को वैल्यूएशन का सेफ्टी चाहिए और कोई पेशेंट इन्वेस्टर है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से या यहाँ से एक तरफ से स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे कोई SIP के जरिए, तो एक अच्छा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बन सकता है यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अच्छा हर्षा जी, अब हम सब आपसे रोज़ बरोज़ निवेश के विकल्प पूछते हैं। आप एक NFO है, कोटक MNC फंड, थोड़ा इसके बारे में बताइए और क्या आपको MNCs में इस वक्त वैल्यू नज़र आ रही है? क्यों एग्जैक्टली, मतलब इस NFO का कारण क्या है? क्या पोटेंशियल है इस स्पेस में अभी? देखिए वीरेंद्र जी, MNCs जो कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और काफी सारे ज्योग्राफीज में काम करते हैं, काफी सारे मार्केट साइकिल्स को देख चुके हैं और एक तरफ से एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस बोल सकते हैं। और इनका जो ब्रांड इक्विटी है सबसे जबरदस्त होता है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बहुत शानदार होता है। और अगर इनके बैलेंस शीट देखेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज कम होता है, ROE प्रोफाइल जनरली इनका बेहतर रहता है बाकी कंपनीज को तुलना करते हैं तो। और यही सब कंपनीज है जहाँ पे इक्विटी डाइल्यूशन भी इतने फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि कब लास्ट टाइम कुछ MNC कंपनी, जैसे मैं अगर उदाहरण के रूप में बोलूंगा कोलगेट या हिंदुस्तान लीवर, इक्विटी डाइल्यूशन किए। तो क्लियरली ये सब पॉजिटिव्स यहाँ पे नजर आता है। और इस मार्केट में जहाँ पे हमने वैल्यूएशंस को महंगे होते हुए देखा है, ये एक सेगमेंट है जहाँ पे अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो वो इतना 5 साल में कुछ ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ है। और कभी भी मार्केट करेक्शंस में जाता है या वोलेटिलिटी बढ़ता है, ये एक सेगमेंट है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं MNC इंडेक्स का, वो करीब करीब 3% बेहतर किया है निफ्टी से, अगर आप पिछले 15 साल को देखेंगे। तो हमें लगता है कि इस समय जहाँ पे मार्केट वैल्यूएशंस बाय एंड लार्ज महंगे हो चुके हैं, तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा और एक तरफ से अच्छे अच्छे बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलेगा। तो हमें लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो ये जरूर एक अच्छा थीम है। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक दो सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है इसलिए एक तरफ से पोर्टफोलियो मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है, ऐसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आप हमारा MNC डेफिनेशन देखेंगे वो करीब 14-15 डिफरेंट सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक सबसेट हो गया आपका डाइवर्सिफाइड फंड का, और एक थोड़ा बहुत लार्ज कैप टिल्ट भी रहेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये सब बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस हैं। तो उस हिसाब से इस मार्केट के माहौल में एक अच्छा स्टेबिलिटी वाला एक निवेश का ऑप्शन है, हमें लगता है। ओके, अच्छा हर्षा जी, अभी इस मौजूदा अगर आप देखें पेन में, जब हर इंडेक्स हर सेक्टर कोलैप्स हो रहा है, आईटी स्ट्रांग है, स्टेबल है, और ये वही स्पेस है जो आने वाली अर्निंग सीजन का अब श्री गणेश करने वाला है। आईटी के इस आउट परफॉर्मेंस का कारण क्या है? हालांकि ये स्ट्रेंथ अब की बार लार्ज कैप आईटी में भी परसिस्ट कर रही है। क्या आईटी आपको एक अच्छा हायरिंग स्पेस दे रहा है? क्या आईटी पर आपका व्यू इस प्राइस पर? पिछले कुछ महीनों में हम आईटी स्पेस में एक्चुअली अपना एक्सपोजर बढ़ाए हैं। हमें लगता है कि शायद जो वर्स्ट था बिजनेस मोमेंटम के हिसाब से वो शायद पास में था, और यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। और मीडियम टर्म में भी एक बड़ा सा एक पॉजिटिव है, एआई क्षेत्र में इतना जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन विनर रहेगा, लेकिन ये जरूर हम बोल सकते हैं कि एआई एज अ टेक्नोलॉजी विल सर्वाइव। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो क्लाउड माइग्रेशन होना जरूरी रहेगा एआई अडॉप्शन के पहले।
और क्लाउड माइग्रेशन के लिए काफी सारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमें लगता है कि एक मीडियम टर्म ग्रोथ ड्राइवर भी है और शॉर्ट टर्म में शायद एक तरफ से साइक्लिकल जो हेडविंड्स थे वो भी कम होते नजर आ रहे हैं। और इस मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं, कुछ काफी सारे बाकी के सेक्टर्स में यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट भी है बोल सकते हैं, एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में। तो इसी कारण से जो भी डिफेंसिव टिल्ट अपने पोर्टफोलियो में ला रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके लिए एक जरूर आईटी क्षेत्र रहेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे एक स्टेबल और रिलेटिवली सेफ सेक्टर नजर आ रहा है। ये मार्केट इस समय मजाक बना रहा है हम एंकर लोगों का भी वीरू, क्योंकि 15 भी क्यों बोलो, 7 मिनट पहले हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में एक शार्प रिकवरी की और बैंक निफ्टी ग्रीन में आया कि क्या आज ग्रीन में क्लोजिंग हो सकती है क्या, और हम वापस गिर गए हैं बैंक निफ्टी पे 1000 पॉइंट। और देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ है। और एक बार आप ज़रा रख दीजिए क्रूड का चार्ट, और क्रूड अब 79.66 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, पता नहीं मुझे इंट्राडे हमारे पास है या नहीं क्रूड का, मैं खैर चेक कर रहा था, कोई नहीं, स्टैटिक दिखा देते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्रूड में बड़ा मूव आ रहा है। इस मूव का एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल मूव आया बैंक निफ्टी पर। जिस तरीके से क्रूड भागा, ओवरनाइट ट्रेड के लिए सबसे बड़ा रिस्क शायद यही है, जिस तरीके से मार्केट में मूव आ रहे हैं। हर्षा जी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, क्या क्रूड अगर 85-90 क्रॉस किया तो क्या एक बार रीलुक करना पड़ेगा, ना सिर्फ मैक्रो पिक्चर पर बल्कि माइक्रो पिक्चर पर भी इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो? देखिए, जरूर 85 का जो लेवल है वो अपने बजट में और आरबीआई के जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में बना हुआ है, एक तरफ से अजम्पशन लिया है साल का एवरेज, तो वहां तक तो मेरे हिसाब से कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर वो 90 या $100 के आसपास जाता है और सस्टेन होता है, तो जरूर एक तरफ से इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव रहेगा, बड़ा सा नेगेटिव रहेगा। और कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम एक तरफ से पीक मार्जिन्स पे पहुंच गए हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर यहाँ से क्रूड के जरिए मार्जिन्स पे प्रेशर आता है, इधर रॉ मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से या फ्यूल या एनर्जी कॉस्ट के हिसाब से, तो भी अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे एक तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जरूर हमें इस पे एक नजर रखनी चाहिए। पिछले 1-1.5 वर्ष से जब भी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्रूड पे इतना कुछ खास पॉजिटिव मोमेंट दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस बार करीब करीब $10 ऊपर आ चुके हैं। अगर यहाँ से और ऊपर जाता है और सस्टेन होता है, तो जरूर वो एक रेड फ्लैग रहेगा। तो एक नजर क्रूड पे जरूर रखनी चाहिए। चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी टॉपिक्स पर। अच्छा, एक बार ज़रा आप क्रूड का वो जो चार्ट वापस चला था, एक बार वो देखिए इंट्राडे में। और इसी ये जो चार्ट जो बात कर रहा था कि जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में ये मूव आया, एकदम से सुबह से 77.5 77.6 पे हम चल रहे थे, लेकिन ये जो मूव आया मेरे ख्याल से इसने काफ़ी हद तक एक मूव डाला, क्योंकि ये प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ एस्केलेशन शायद आएगा आज इजराइल की तरफ से और मिडिल ईस्ट में। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ के बीच में नहीं रह गई है, इसमें ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट अब इन्वॉल्व हो चुका है और उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्रूड के लिए। अच्छा, एक बार यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी जब भी फायर हो, एक बार वो फायर करिएगा, वहाँ पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब करीब 200 पॉइंट नीचे हैं इस समय। और ब्रेंट्स, ये देखिए ये चार्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस कॉम्बिनेशन जो है ना वीरू, यूएस बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली 4 को टॉप कर रही है और ब्रेंट 80 पर आ रहा है। ये क्लासिकल एमर्जिंग मार्केट नेगेटिव होता है, क्लासिकल इंडिया नेगेटिव होता है। ये एक रिस्क ऑफ की एक जो बड़ी परिभाषा होती है ना, वो इन दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाती है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड का 4 क्रॉस करना और ब्रेंट का 79 ऑलमोस्ट 80 पर आना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मार्केट को परेशान कर रहा है। आई थिंक ये एक कारण है कि वो जो रिकवरी थी ना वो टिकी नहीं।
मतलब वरना वो रिकवरी कहीं ना कहीं से तो रिकवरी आई थी, या तो शॉर्ट्स ने कवर किया होगा या कुछ, लेकिन क्यों वापस शॉर्ट्स को कॉन्फिडेंस आया इस मार्केट में रिकवरी पे शॉर्ट करने का। और अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है, अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है। और मेरे ख्याल से पिछले आधा घंटा भी नहीं, पिछले 12 मिनटों ने गेम पूरा वापस पलट दिया है, जो एक समय पे लग रहा था कि मार्केट रिकवर कर रहा है। मेरे और अनुज, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो 5 जून के बाद पहली बार इतने बड़े फ्रैक्शन से बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे थे उससे पहले ऐसा हुआ था 12 फरवरी को, और उससे पहले हुआ था 23 जनवरी को। यानी कैलेंडर वर्ष 2024 में ये 1 2 3 4th टाइम अनुज जब हम 100 डे मार्क नीचे हैं। अब जिस प्रकार की सेलिंग है, जिस प्रकार से कल चाइनीज मार्केट अपना ट्रेड रिज्यूम करेंगे, ऐसे में अनुज क्या ये 49,300 जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड क्रूड एट 79 डेडली कॉम्बिनेशन, चांसेस बन जाएंगे उसके, लगता है? फिर देखिए, बिल्कुल रिस्क तो है मार्केट में इस समय ओपन। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये शायद अब तक इस जो हमने मार्केट्स देखी हैं उसमें पहली ऐसी करेक्शन है जिसने लोगों को थोड़ा डराया है। वो जो इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद वाली करेक्शन थी उसको मैं करेक्शन नहीं मानता, क्योंकि वो एक ही दिन का अफेयर था, तो इसके लिए वो मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट चल गया। बजट वाले दिन भी जब हुआ मार्केट में करेक्शन आया, उसी दिन वो करेक्शन खत्म हुई और मार्केट आगे बढ़ गया। अब ये वाले जो मूव आ रहे हैं ये सस्टेनेबल बेसिस पर आ रहे हैं लगातार। आप देखिए पिछले आई थिंक 6वां दिन होगा जब हम ना सिर्फ गिरे हैं मार्केट में, इंट्राडे में गिरे हैं, गैप अप के बाद गिरे हैं और डे लो पर जाकर बंद हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये मार्केट का, ये एकदम बुल मार्केट का उल्टा है। बुल मार्केट में क्या होता था, आप कहीं भी ले लें, कभी भी ले लें, पैसा बनता था। ये वो मार्केट है जिसमें पिछले 6 दिन में 7 दिन में आपने चाहे गिरावट पे बेचा, चाहे रैली पे बेचा, चाहे फ्लैट मार्केट में बेचा, आपने पैसा बनाया। और जो आपने बात कही ना बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की ये क्लोज वाकई में यहाँ आ गई तो जून के बाद जैसे वाकई में पहली बार हुआ कि आप 100 डे के इतने नीचे क्लोज होंगे, तो ऑब्वियसली वो 200 डे मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या वीकनेस आई है HDFC बैंक में, मतलब डबल टॉप का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता जो पिछले आई थिंक 3.5 महीने में HDFC बैंक ने दिखाया। 1794 का हाई लगाया था जब वो MSCI वाला फैक्टर आया था, 1788 रुपये का इसने हाई लगाया अभी, और वहाँ से गिरना शुरू हुआ ये बिरू। बिल्कुल। और मैं हालांकि देखिए ये नया हफ्ता शुरू हो रहा है जस्ट 1 डे, बट इतने बड़े फ्रैक्शन से निफ्टी बैंक कभी भी अपने 20 वेमा की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, कभी नहीं गया। अनुज, गंभीर क्लोज, बहुत ही गंभीर क्लोज, और मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशंस, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो US मार्केट डाउ जोन्स फ्यूचर्स या फिर चाइनीज़ मार्केट का ट्रेड रिज्यूम करना, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में है। चाइनीज़ ये इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऐसे में कल के लिए व्यू क्या रहेगा? वीरू देखिए, कल के लिए व्यू मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं आपको बताने के लिए। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा मैं कि कोई भी पोजीशन कैरी करने की टेम्पटेशन से बचें। ये मार्केट वो उस तरीके की मार्केट नहीं है जहाँ पर आप कोई भी ब्रेव हार्ट पोजीशन लेके जाना चाहते हैं। ये मार्केट है ही नहीं उस तरीके का। इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क काफ़ी है, मतलब कल सुबह इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन दोनों मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन आज रात को क्या होता है, ब्रेंट क्रूड किस तरीके से। अब ये ब्रेंट क्रूड अब ये 80 पर है, ओवरनाइट अगर 77 पर आ गया तो गैप अप हो जाएगा, 83 तक चला गया तो गैप डाउन हो जाएगा। तो एक गैम्बल है इस मार्केट में। या तो आप 2 चीज़ें करें, या तो आप इन्वेस्टर बन जाएं, हार्डकोर इन्वेस्टर, या फिर इस मार्केट में आप एक स्ट्रिक्ट डे ट्रेडर बन जाएं आप। और स्ट्रिक्ट डे ट्रेडर में भी जो मार्केट आपको ज़्यादा रिवॉर्ड करके दे रहा है वो है सेल ऑन वैली की ट्रेड। या तो आप वो करें, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए इस मार्केट से दूर रहें, मेरे ख्याल से वो एक बेटर अप्रोच होगी। चलिए फिर अब कल की और तैयारी करते हैं, और पहले यतिन के पास चलेंगे, उसके बाद BTST ट्रेड्स। यतिन, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला? तो 2-3 स्टॉक्स जो आज डीलर डिस्कस कर रहे हैं और थोड़े बहुत डिफेंसिव साइड पे डीलर्स पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को। मार्केट एक सपोर्ट जोन पे है और जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक मेक और ब्रेक जोन है। हालांकि दोनों ही स्टॉक्स पे डीलर्स एक बाय दे रहे हैं। सबसे पहले इन्फोसिस रिजल्ट्स आएंगे IT स्टॉक्स के बहुत जल्द। उसके पहले इन्फोसिस की बात करें तो डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं 1950 के टारगेट्स के साथ अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए, और काफ़ी सारे HNIs यहाँ रिजल्ट्स के पहले स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
और सिप्ला फार्मा स्पेस में से यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 1650 1680 तक के पोजिशनल टारगेट्स आ सकते हैं। और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की स्पेसिफिकली बातें करें तो फार्मा शेयरों में खरीदारी कर रहे हैं, तो दोनों ही इन्फोसिस और सिप्ला पे डीलर्स का बायस थोड़ा पॉजिटिव है। यस, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय डीलिंग रूम से जो आपको दो सेटअप मिल रहे हैं इन्फोसिस और सिप्ला पर। BTST या STBT टाइम इस समय टफ मार्केट। गावा सर, कुछ कैरी करने की हिम्मत है क्या? ये दो बातें, लॉजिकली इतना स्ट्रेच है कि यहाँ पर शॉर्ट बनता नहीं। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसलिए लॉन्ग लेना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, बेस्ट अवॉइडेड, इट्स अ गुड पोजीशन। और स्टॉक स्पेसिफिक गाबा सर? नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग। कुछ नहीं। चलिए मानस, आप कुछ कैरी करने की हिम्मत करेंगे? तो देखिए, जो रिकमेंडेशन पहले दिए हैं उनमें से मेरे ख्याल से IEX एक क्लियर बेयरिश स्ट्रक्चर है। तो IEX के फ्यूचर में बिकवाली करने का ट्रेड मैंने पहले दिया था। आई थिंक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर उस टाइम किसी ने पोजीशन नहीं ली है तो इस टाइम आप फ्यूचर में एक सेल कॉल ले सकते हैं 203 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट वही सेट करेंगे 190 रुपए के IEX के फ्यूचर। ओके, हाँ, ये हो गया IEX फ्यूचर्स। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? जी देखिए, नजर मुझे लगता है कि यहाँ पे ITX से वेट होगा ऐसे मार्केट में। वैसे तो बहुत सारे काउंटर है जो ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड प्ले करने से अच्छा थोड़ा सा जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ पे बने रहे तो बेटर होगा। जैसे कि LTI माइंट्री की बात की, इन्फोसिस की। एक और काउंटर जो रडार पे और जो मेरा फेवरेट है दैट इज टेक महिंद्रा। मुझे लगता है टेक महिंद्रा 1600 के ऊपर जबरदस्त स्ट्रेंथ है। अगर आप देखो पिछले 15-20 दिनों से इसी लेवल को ये मेंटेन किए हुए डिस्पाइट सो मच ऑफ पेन इन द मार्केट। आई थिंक टेक महिंद्रा इस लेवल पे बेहतर होगा, तो 1600 के ऊपर का बाय रहेगा। 1615 करंट मार्केट प्राइस है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1595 का। मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा का एक स्विंग मिलना चाहिए 1650 1660 तक कल। सो टेक महिंद्रा इज अ बाय। टेक महिंद्रा बाय। राजेश जी ने हिम्मत जुटाई और टेक महिंद्रा पे बाय। राजेश पालू जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? तो वीरेन जी, स्टॉक पसंद आ रहा है बाय साइड का, और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और इस वॉलेटाइल मार्केट में भी स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बखूबी होल्ड किया हुआ है। तो यहाँ स्ट्रेंथ तो है, स्टॉक ने आज के डे लो से एक अच्छी रिकवरी भी दी है। हमें लगता है M&M यहाँ से BTST किया जा सकता है। स्टॉक टारगेट जो हो सकते हैं वो करीब 3115 3120 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3040 के आसपास। ओके, चलिए, तो ये इस समय पालवी जी की पिक। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तो अनुज जी, आज सुबह से बजाज फाइनेंस एक रेजिलियंस शो कर रहा है और हम सपोर्ट के पास हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर 7300 के कॉल के साथ पोजिशनिंग करनी चाहिए। 198 के लेवल पर वो क्लोज हो रहा है, तो 7300 का कॉल लेकर जाएं। अगर आप नेकेड कॉल ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 200 के आसपास। ये है 180 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अदरवाइज हेज करें। 7300 का कॉल लें और ऊपर 7700 का कॉल सेल करें। ओके, ये अमित सेठ जी, आपका ट्रेड? जी वीरेन जी, मैं ITC के साथ जाऊंगा। सुबेरे भी यही रिकमेंड किया था, डिफेंसिव है और यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी नजर आ रही है। तो ITC बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 504 का और टारगेट्स रहेंगे 520 की। ओके, ITC 510 पे आपका ट्रेड रहेगा और मूव ITC में भी अच्छे हैं, मतलब आज सुबह से सस्टेन कर रहा है मूव, इस लिहाज से अच्छे हैं। शरद जी, आपका सेंस क्या कह रहा है? मतलब अब शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को, इनफैक्ट शरद जी मेरे ख्याल से है नहीं। अब एक काम करते हैं, जरा स्टैट्स को देख लेते हैं, आज के जो क्लोजिंग स्टैट्स हैं और जो ब्रेथ एंड डेरिवेटिव्स वो कैसी है। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स कह जनाब ये रहे हैं कि पेन है मार्केट से, नॉट एग्जैक्टली डे लो, लेकिन रिकवरी थी, बट निफ्टी फिर भी 24,806 पे, यानी डे लो से करीब 100 की रिकवरी है। 18 लॉन्ग्स अभाव है, 7 में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट्स का कंप्लीट ग्रिप है, और 31 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक बार लेके आइए वो जो सौभाग्यशाली लॉन्ग्स थे वो कौन कौन से हैं, आपके स्क्रीन पे आएंगे, और उसमें काफ़ी हद तक जो प्रेजेंस है वो IT की प्रेजेंस है और डिफेंसिव्स की प्रेजेंस है। इस क्रम में LTI माइंट्री, स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ITC और ट्रेंड जैसे कुछ काउंटर शामिल हैं। उसके बाद आएगा शॉर्ट कवरिंग जो कि बहुत कम है, बहुत चुनिंदा काउंटर्स में, इट्स ओनली IT।
परसिस्टेंट IDFC, बजाज फाइनेंस 3 दिन के शार्प सेल ऑफ के बाद आज रिकवरी, ग्लेनमार्क, ओरेकल में यहाँ पे आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है। देन कम्स आई थिंक शॉर्ट, वो गढ़ है जो सबसे ज़्यादा मजबूत है मंदड़ियों का, टाटा पावर, बलरामपुर चीनी, GMR एयरपोर्ट, सेल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लगभग 0.5% नीचे। और एक बज रहा आइए वो स्टॉक्स जहां पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, इस क्रम में सबसे ऊपर जो स्टॉक्स हैं वोडाफोन आइडिया एक बार लेके आइएगा। वोडाफोन आइडिया का ये क्लोज जो आ रहा है वो आ रहा है 31 अगस्त के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। 2023 हिंदुस्तान कॉपर, टाटा केमिकल, दानवे भारत, JK सीमेंट, आज केमिकल की बास्केट भी बुरी तरह से बिखरी नजर आई। एक बार टाटा केमिकल लेके आइएगा। टाटा केमिकल हमने लॉन्ग साइड पे अच्छा अगर आप देखें तो सुबह पिछले 3-4 दिन में प्ले कराया था, बट 1076 दैट मीन्स कंप्लीट कोलैप्स, और एक बार फिर से रिट्रेस होकर ये अपने अमित जी आपका टेक 1076 पे एक कंप्लीट रिवर्सल। वो जो मशक्क़त थी 26 सितंबर से लेकर अब तक, वो एक ही दिन में एक ही सेशन में कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। आपका टेक अब इस वक्त टाटा केमिकल पे है क्या? जी वीरेंद्र जी, काफी बड़ा क्रैक है 4.5% का, बट इम्पोर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट अगर 1050 के पास आता है तो एक मूविंग एवरेज कन्फ्लुएंस का वहां पे सपोर्ट होगा। किसी के शॉर्ट्स है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1090 फॉर टारगेट्स ऑफ 1050। फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे नहीं करने हैं। 1050 के आसपास हम फिर से लॉन्ग जाने की यहाँ पे देखेंगे। ओके, चलिए बैन अपडेट की बात करते हैं। 2 स्टॉक्स बैन में एंटर शायद करें आज, PNB और IDFC फर्स्ट बैंक। एग्जिट का कोई मामला नहीं है, लेकिन एंट्री में 2 स्टॉक्स और जुड़ेंगे, पंजाब नेशनल बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ऑफलेट बार बार बैन में आ रहा है जबकि स्टॉक में कोई मूव नहीं आ रहा है। आज भी देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में कोई मूव नहीं है, एकदम फ्लैट है। PNB लेकर आइए एक बार ज़रा, PNB देखते हैं दूसरी तरफ। ये IDFC फर्स्ट बैंक है और PNB में हाँ आज जरूर थोड़े से शॉर्ट बने और PNB अब 3.5% नीचे वीरू, और अब ये आई थिंक QIP प्राइस के नीचे आ गया शायद। आई थिंक अगर मेरी मेमोरी ठीक है हाँ तो 111 पर, हाँ 111 पर आपको बहुत लोगों ने कहा था लॉन्ग करने को, तब एक व्यू लिया था कि भाई QIP 103 पे खरीदे, आप 111 पे खरीदें, कोई मतलब है क्या, कोई सेंस नहीं है। और खैर अब उस प्राइस पर वापस आ गया। खैर एनीवे, ये 2 स्टॉक्स शायद बैन में एंट्री करेंगे, लेकिन क्लोज काफ़ी ख़राब है मार्केट की, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अच्छा आज भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आज आप अगर F&O के लूजर्स देखेंगे जो आप अपनी ब्रेथ में भी दिखा रहे थे, तो एक आध ख़राब स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, वो मतलब वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स को, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे आज तो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में करेक्शन है। टाटा पावर फॉर एग्जांपल, आई थिंक बहुत लोगों ने बहुत होप लगाई हुई थी कि पावर स्टॉक्स चलेंगे यहाँ से, 5.5-6% के करीब की गिरावट। बलरामपुर चीनी जहाँ पर लग रहा था कि शायद एक फाइनली अच्छे मूव आ रहे हैं, 5% नीचे। टाटा केमिकल्स एक स्टॉक था जो पिछले 2-3 दिन की गिरावट में भी थोड़ा कोशिश कर रहा था आउट परफॉर्म करने की, वहाँ पर भी आज करीब 4.5% नीचे। एस्कॉर्ट्स कुबोटा, डालमिया भारत, JK सीमेंट, महानगर गैस, टाटा कम्युनिकेशंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सारे मैं लार्ज कैप नाम ले रहा हूँ, मतलब कहने को ये लार्ज कैप इंडेक्स में नहीं है, लेकिन सारे के सारे हैं ये बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स। और इनमें जिस तरीके की आज पेन है, आज लोगों के पोर्टफोलियो मुझे लग रहा है बहुत गिरे होंगे, शायद फ्राइडे से भी ज़्यादा आज पोर्टफोलियो गिरे होंगे, जिस तरीके से आज ब्रॉडर मार्केट में पेन देखने को मिला है वीरू। बिल्कुल पेन काफ़ी है, और इनफैक्ट जो अनुज अभी जिन स्टॉक्स की कैटेगरी में आई थिंक अभी मेंशन कर रहे थे कि बहुत अच्छे स्टॉक्स भी गिरे। लुक एट मेट्रोपोलिस 2188 है, आज इसने मतलब कल ही इसने मतलब शुक्रवार को इस दौर का हाईएस्ट लेवल क्रिएट किया गया था, यहाँ भी सुबह खुलते साथ टॉप बन गया। LIC हाउसिंग फाइनेंस आज सबसे पैथेटिक और आई थिंक सबसे पेनफुल जोन में आके ट्रेड करता हुआ। देन GMR एयरपोर्ट्स, इसकी एक ट्रैजेक्टरी थी, आई मीन 80 के ऊपर, सॉरी ये 90 के ऊपर अपने आप को मेंटेन करता था, और 100 रुपये के आसपास इसका सप्लाई जोन था। बट मैं GMR एयरपोर्ट्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि GMR हिट करता हुआ 85-60, दैट मीन्स ये भी अब देखिए, आप स्टॉक्स को देखिए, आपको लगेगा ना सिर्फ अभी 3 दिन में बाजार गिरावट क्या हुई, लेकिन स्टॉक्स कहाँ पे आ गए। GMR एयरपोर्ट्स का ये लो वही है जो 5 जून का लो था, यानी टेक्निकली अगर निफ्टी उस दिन उस वक्त 21,280 पे था 200 डिमा पे, तो
GMR एयरपोर्ट्स उस दिन के लेवल को रिविजिट करता हुआ। सेम अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए, मतलब आप इस चीज़ से प्रूव कर सकते हैं कि उस दिन का जो LIC हाउसिंग फाइनेंस का लो था, मोटा मोटी अगर आप जाएं जून में, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का लो था करीब 4 जून को 575 का, लेकिन उस वक्त वो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 5 जून को जो लो था 575 का, उस दिन था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 40 रुपये नीचे है। तो अनुज, शायद इंडेक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर नहीं दिखा रहा है, बट शायद स्टॉक्स में इंडेक्स से कहीं ज़्यादा नुकसान हो चुका है। नुकसान तो काफ़ी हुआ है। देखिए वीरू, मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन इस समय मैं तो खैर अपनी बात करता हूँ। ये मार्केट पैनिक करके अपना पोर्टफोलियो बेचने वाला मार्केट नहीं है ये, क्योंकि फेजेस हैं। ये फेज़ जिसे कहते हैं ना, अगर आप मार्केट के इस फेज़ को नहीं झेल सकते ना, फिर जो मार्केट में अगली रैली आएगी आप उसके लिए भी फिर मेरे ख्याल से एलिजिबल नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि मार्केट ने कुछ टाइम पहले एक वार्निंग साइन दिए थे, अगर आप तब निकल गए होते, एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तब अलग बात थी। उसमें भी क्या होता है कि अगर आप उस समय भी एक सेल डिसीजन ले रहे हैं, आपका सेल डिसीजन इस चीज़ पर होना चाहिए कि मार्केट में जो करेक्शन आएगी वो 15% तक की करेक्शन आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो नियर टर्म के होते हैं ना, 1 साल से ज़्यादा के तो इन्वेस्टमेंट करने वाले इंडिया में बहुत कम ही लोग होते हैं। तो और 15% तो आपका वैसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई आप उसको बेच के आपको 15% टैक्स दे ही देना है, उसके बाद ही कोई उसकी वैल्यू है, तो अगर आपको लगे कि नहीं मेरे इन्वेस्टमेंट यहाँ से और 15% और गिरेंगे, तभी बेचने में कोई सेंस है, वरना बेचने में कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना, इस चीज़ को समझना होगा लोगों को जब भी आप एक सेल डिसीजन लेते हैं पोर्टफोलियो का। मेरा ये मानना है कि ये पोर्टफोलियो में सेल करने का अभी खैर मतलब टाइम नहीं है। चलिए खैर कोई नहीं। अब क्लोज़ काफ़ी ख़राब रही, इस क्लोज़ को एक बार वॉल पे समझ लेते हैं, उसके बाद मार्केट की क्लोजिंग पर आएंगे। करीब 186 पॉइंट्स डाउन निफ्टी पर, 3/4%। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग रही, बैंक निफ्टी 1.5% नीचे था, लेकिन निफ्टी सिर्फ 3/4% नीचे था। उसका कारण था निफ्टी आईटी ने आज एक छोर संभाल के रखा हुआ था। निफ्टी आईटी करीब 0.5% ऊपर था। मिड कैप इंडेक्स में 2% की भारी गिरावट थी, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीब 0.25% गिर गया आज, और इसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन देखिए, सिर्फ 261 बढ़ने वाले शेयर, 2283 गिरने वाले शेयर इस समय आपको दिखाई देंगे स्क्रीन पर। चलिए सेक्टोरल हीट मैप एक बार लेकर आइए ज़रा, और एकला चलोरे वाला मामला निफ्टी आईटी पर करीब 0.6% ऊपर। उसके अलावा PSU बैंक और PSE इंडेक्स देखिए, क्या 3% की भारी गिरावट यहाँ पर। उसके अलावा रियल एस्टेट सुबह इसने शुरुआत की थी एज टॉप गेनर, अब 1.5% नीचे बंद हुआ। ऑयल एंड गैस 2.5% नीचे, कैपिटल गुड्स 2% नीचे, मेटल्स 2.5% नीचे, निफ्टी बैंक 1.5% नीचे, निफ्टी फाइनेंशियल्स 1.5% नीचे। बहुत ही ख़राब स्क्रीन इस समय आपको दिखाई देगी। निफ्टी के हीट मैप पर आते हैं अब और देखते हैं कहाँ पर मंदी रही सबसे ज़्यादा। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भारी गिरावट थी आज। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस दोनों 3 से 4% गिरे। उसके अलावा BEL, कोल इंडिया, NTPC, SBI, टाइटन, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक में बड़ी गिरावट आई 2% की। BPCL, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स में थोड़ी सी गिरावट थी। अपसाइड में भारतीय एयरटेल 1.5% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा वापस 3000 के ऊपर, और ट्रेंड करीब 1.5% ऊपर, और ITC ने अच्छा सपोर्ट दिया, और ऑब्वियसली इन्फोसिस और TCS जैसे IT स्टॉक्स। लेकिन वीरू विदाउट अ डाउट क्लोज ख़राब था, बेहद ख़राब क्लोज अनुज। और शायद अगर आप एवरेजेस की टर्म्स पे देखें और स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स की टर्म्स पे देखें तो काफ़ी ख़राब। अनुज, आज लग रहा है कि 1-2 दिन रुक के आता तो अच्छा था, है सोमवार मंगल रुक जाता तो अच्छा। मेरे दिल की बात छीन ली आपने। मैं सच बताऊं ना, मैं अच्छा वीरू मतलब क्योंकि ना कल घर पहुंचते मुझे काफ़ी लेट हो गया था रात को, मतलब बहुत लेट हो गया था रात को। और आज सुबह मेरा एक बार मन किया कि यार थोड़ा सा एक दिन का और ब्रेक लेके फिर ट्यूसडे से ज्वाइन करूँगा, लेकिन फिर वही है ना, वो दिल नहीं मानता है, तो इसके लिए फिर मैं आ गया सुबह। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने, आज एक दिन और शायद ब्रेक लिया जा सकता था। खैर कोई नहीं, ये काम वर्क इज़ वर्शिप, तो इसके लिए काम पर तो आना ही था ऑब्वियसली।
जी हाँ, चलिए तो जो आज हुआ शायद थोड़ा सा पेन तो देखे गया, आपके पोर्टफोलियो में भी पेन देखे गया हो गया, लेकिन बाकी कल की खबरें, कल की रणनीति, सब कुछ सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में मैं, आशीष और हर्षता लेके जुड़ेंगे। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में अनुज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।